नावल बहुत सी अनकही बातें। राइटर राहत जबीं। ट्रैक्टर की चाबी उसने अकरम को थमाकर बाकी मांदा काम समझाया और दूसरे खेतों की तरफ निकल गया, जहां गंदम की कटाई पूरे जोरों शोर से जारी थी। जहां सूरज की तपिश में कमी आ गई थी, वहीं गरीब मेहनतकश के हाथों में थकन पसीने की तरह उतर आई थी। मगर फिर भी दरांती की जोरदार जुम्बश से गंदम की सुनहरी बालियां कट कट कर गिरने लगी। कभी यूं ही कोई मनचला ऊंचे सुरों में कोई लोकगीत छेड़ देता, तो बल्ले और शाबा की आवाज़ों के साथ सबके हाथों में मस्ती उतर आती। अरसलान ने गिरेबान के ऊपरी दो बटन खोलकर गिरेबान को झटकते हुए पसीना खुश्क करने की कोशिश की। मज़ारों की कमीज पसीने में भीग कर जिस्मों से चिपक गई थी। कई किसान कमीजें उतारे हर किस्म की गर्मी से बेनियाज काम में मसरूफ थे। अरसलान जावेद ने रुककर काम की रफ्तार का अंदाज़ा लगाया और मजीद हिदायत देता बाग की तरफ निकल आया। यहाँ एकदम से ठंडक का एहसास हुआ। बाग के ऐन दरमियान से छोटी सी नदी बहती आ रही थी, जिसने बाग को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। वो नदी के किनारे बैठकर कमीज के बाजू चढ़ाने लगा। ओ अरसलान पुत्र! बाग का रखवाला उसे देखकर उसके पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम नूरे चाचा, क्या हाल है? अरसलान ने एक लम्हे को रुक कर उसे देखा। बस पुत्र, बड़ा करम है सोने रब का। और इस बार बाग का क्या हाल है? अरसलान ने नदी के ठंडे पानी से दोनों हाथों में पानी लेकर मुंह पर छपाके मारे और गीले हाथों से बालों में उंगलियां फेरता खड़ा हो गया। नूरे चाचा ने कंधे से साफा उतारकर उसकी तरफ बढ़ाया, मगर उसने मना कर दिया। बड़ा करम है, दुसहरी, अनवर रटोल और देसी सब लदे हुए हैं, बस लंगड़ा मार खा गया है। चाचा नूरे ने अपने मखसूस अंदाज में आमों की मुख्तलिफ किस्मों का नाम लेकर बताया तो अरसलान उसके साथ चलता हुआ दरख्तों का जायजा लेने लगा। अरसलान बाऊ, ओ अरसलान बाऊ! बरकत बड़ी दूर से भागता चला आया। और सुनाओ चाचा, उमर हयात का क्या हाल है? अरसलान ने बरकत को देखकर उसके बेटे का पूछा। रब के फजल से वो भी ठीक ठाक है। तुझे बहुत याद करता है। सुबह आया था तेरी तरफ, मिला नहीं। नूरे के बेटे उमर हयात और अरसलान का बचपन एक साथ गुजरा था। बस एक ही फर्क था कि अरसलान मालिक और उमर मुलाजिम का बेटा था। मगर चौधरी जावेद और अरसलान ने अपनी इंसान दोस्ती की बिना पर कभी भी ये फर्क महसूस नहीं किया था। नूरा उनका बहुत पुराना और वफादार मुलाजिम था, और फिर दोस्ती का रिश्ता तो इन तमाम ऊंच नीच से बालातर होता है। बस चाचा, मैं तो सुबह से इधर हूँ, ज़मीनों पर। शहर से आता हूँ तो बहुत से काम मुंतजर होते हैं। अरसलान बरकत की तरफ मतवज्जो हुआ, जो उनके करीब आ गया था। अरसलान बाबू, शहरों परोने आए ने। शहर से मेहमान आए थे, उसने करीब आकर हाँफती हुई आवाज़ में कहा। अच्छा चाचा, फिर मैं चलता हूँ, अरसलान ने नूरे की तरफ देखते हुए कहा। माशाअल्लाह, बड़ा ही बीबा पुत्र है चौधरी जावेद का। शहरी बहू वाली तो कोई बात ही नहीं, पिंड आता है तो सारे काम अपने जिम्मे ले लेता है। अभी कल आया था, आज सारा दिन जमीनों पर गुजरा है। नूरा उसकी तारीफ में रत्तबुल लिसान था कि अरसलान उसकी गोदों खेला था। नदी यहाँ से घूमकर हवेली के सामने से गुजरती चली जा रही थी। हवेली के बाहर दो गाड़ियां खड़ी थीं और नदी के किनारे शहतूत के दरख्तों के नीचे देसी मुर्ग ज़िबा किए जा रहे थे। वो नदी क्रॉस करके अंदर आ गया। हवेली के खुले सहन में झाड़ू लगाकर पानी का छिड़काव कर दिया गया था। दो बड़े बड़े एयर कूलर फजा में गर्मी के असरात दूर कर रहे थे। आंगन में चारपाइयाँ और कुर्सियां बिछी थीं, जिन पर बैठे मेहमानों की शरबत से तवाज़ो की जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसके खुश दिली से किए गए सलाम के जवाब में खुशगपियों में मसरूफ सब लोग चौंक गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कहाँ गुम थे? लड़कियों की चहकती हुई आवाज़ें। वो खुश दिली से सलाम का जवाब देकर बड़े और छोटे ताया से मिलने लगा। तकरीबन सभी लोग थे। अली, एहसन और ज़ेबा उसके बड़े ताया की औलाद थे, और असद, शहला, फिज़ा और हारिस छोटे ताया की। अली से मिलते हुए वो बेख्तियार चौंक गया। जीन्स पर सफ़ेद कढ़ाई वाले कुर्ते और बड़े से दुपट्टे के साथ अपने घुंघराले बालों को बैंड में जकड़े वो ऐन एयर कूलर के सामने बैठी थी। हवा के जोर से घुंघराले बालों की लिटें उसके चेहरे पर बिखरने लगती। वो बिखरते बाल और उड़ते दुपट्टे में उलझी हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उसी की तरफ मुतवज्जो थी। गुजरे माहों साल भी उसकी शबीह को अरसलान के जहन और दिल में धुंधला न सके थे। वो अब भी इतनी ही प्यारी थी। माजी का एक लम्हा अरसलान की आंखों में मुस्कुराने लगा, जब 6 साल अरसलान ने उस नन्हे से वजूद को झूले में सोते देखकर उसके रुई जैसे गालों को छुआ था। अम्मी, ये इतनी सफ़ेद क्यों है? उसके मासूम सवाल पर अम्मी और सिदरा चची हंस दी। अम्मी, इसे हम ले लें। वो सुर्ख और सफ़ेद सी स्याह बालों वाली गुड़िया उसे इतनी प्यारी लगी थी कि वो उसे किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार न था। लो भी सिदरा,
तुम तो बेफिक्र हो जाओ, अब ये गुड़िया हमारी है, आखिर मेरे अरसलान ने खुद मांगा है इसे। अम्मी ने हंसकर कहा। अरसलान उसके मुन्ने मुन्ने हाथ छूकर देखने लगा। तुम्हारी ही है आपा, सिद्रा चच्ची ने खुश दिली से कहा। वो तो जैसे दीवाना हो गया। अली या एहसन में से कोई उसे उठाता तो वो लड़ पड़ता। ये सिर्फ मेरी गुड़िया है। और जब सिद्रा चच्ची की वफात के बाद शुजात चचा ने अपने एक जापानी दोस्त के तावन से जापान में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कायम कर ली और वहां शिफ्ट हो गए, तो वो सिसक सिसक कर रोता रहा। जाते वक्त सब उसे बुलाते रहे कि वो एक बार आकर मिल ले, मगर वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रोता रहा। सबसे खफा हो गया कि इन सब ने उसे जाने क्यों दिया। अरसलान भाई कहाँ खो गए? फिजा की आवाज़ पर वो चौंक गया। पहचाना आपने? शहला ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, पहचान लिया। अरसलान ने मुस्कुराते हुए भरपूर नज़र उस पर डाली, जिसकी सफ़ेद रंगत में गुलाबियाँ घुली थीं। उसकी आंखें इतनी रोशन थीं जैसे बहुत सी बिजलियां एक साथ कौंधती हों। मखरूती उंगलियों वाले हाथ अब भी इतने ही खूबसूरत और नरमो नाजुक थे कि छूने से मैले हो जाने का डर हो। नाखूनों पर लगी गुलाबी क्यूटिक्स और नाजुक सी गोल्डन रिंग उन हाथों का हुस्न कुछ और बढ़ा रही थी। और माहम, आपने पहचाना? शहला ने मुस्कुराकर उससे पूछा। अरसलान, उसने निचला होंठ दांतों तले दबाकर बहुत मासूमियत से झिझकते हुए कहा, जैसे अपनी पहचान पर शुबा हो। न जाने क्यों अरसलान बुझ-सा गया। बिल्कुल ठीक, ये है हमारे चौधरी अरसलान, अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर्स के बाद खेतों में हल चलाते हैं। एहसन का लहजा चुभता हुआ था। वो चौंक गया, गो कि एहसन अक्सर उसे चौधरी अरसलान कहकर मजाक किया करता था, मगर यूं तंज कभी नहीं किया था। ये हल्का नहीं, जदीद मशीनरी का जमाना है। अरसलान ने हंसते हुए उसका जुमला उड़ाया। आपको हैरत नहीं हुई माहम? एहसन ने माहम से पूछा। हैरत किस बात की? उसने बालों को पीछे करते हुए बहुत हैरत और मासूमियत से पूछा। सब हंस दिए। यार एहसन, ये जिस मुल्क से आई हैं वहाँ बड़े बड़े पीएचडी भी ऐसे कामों में कोई आर महसूस नहीं करते। हारिस ने हंसते हुए कहा। तो वो खसियाना सा हो गया। अच्छा छोड़ो, तुम लोग बताओ, मैं अभी कल ही तो आया हूँ। तुम लोगों ने कल तो कोई जिक्र नहीं किया था आने का। अरसलान ने बात पलटी। कल? शहला ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। घर से होकर आए थे। वो शर्मिंदा सा हो गया। वाकई वो कल सीधा अपने फ्लैट से गांव आ गया था। एक ही शहर में होते हुए कई कई दिन नहीं मिलते। होते कहाँ हैं आप आजकल? फिजा ने भी शिकायत की। बस गुड़िया, कुछ मसरूफियत ऐसी रही, मगर आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने प्यार से उसके बाल बिखेरे। ओके माहम, आप लोग इंजॉय करें, मैं ज़रा बात ले लूँ, उसने खड़े होते हुए कहा। तभी बीबी जान आ गई। आ गए तुम? याद आ गया कि घर भी आते हैं। ओ बीबी जान, काम भी तो करने होते हैं। उसने अपना मजबूत बाजू उनके कंधे के गिर्द फैलाया। हाँ, सारे काम तो जैसे तुम्हारे लिए ही रुके हैं। वो बदसतूर खफा थी, ना खाने का होश ना पीने का। देखो तो इतना सा मुंह निकल आया है। माहम हैरत से उस लंबे चौड़े भरपूर नौजवान का बीबी जान से लाड देख रही थी। ये बाकी सबसे कितना मुख्तलिफ सा है। खिलती हुई गंदमी रंगत, घनी मूंछों तले मुस्कुराते लब, फोल्ड की हुई आस्तीनों से झांकते मजबूत बाजू, फराख पेशानी पर चमकता पसीना। वो वाकई इस धरती का बेटा नजर आ रहा था। क्यों भी बरखुरदार, मैंने सुना है तुम कोई फैक्ट्री लगा रहे हो शहर में। बड़े ताया उससे फैक्ट्री की तफसीलात पूछने लगे, तो वो नहाने का इरादा फिलहाल मुलतवी करके उन्हें फैक्ट्री की तफसीलात बताने लगा। रात के खाने पर अरसलान की अम्मी ने खासा एहतमाम किया। बहुत से दहियाती और शहरी लवाजमात से दस्तरखान सजा था। देसी घी में भुना मुर्ग, पुलाव, जर्दा, कीमा भरे करेले, साग और खीर। पहले मर्दाने में खाना भिजवाया गया, फिर बड़े से हॉल कमरे में दस्तरखान बिछा। ताईजान, इतना कुछ? माहम ने हैरत से आंखें फैलाईं। अरे अपनी बेटी के लिए तो ये कुछ भी नहीं। इतने सालों के बाद तो आई हो, उन्होंने उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए कहा। सारा दिन हमारे पास बैठी भी नहीं, माहम ने शिकवा किया। अब तो मेरी बेटी आ गई है ना यहाँ, बस बातें ही बातें होंगी, उन्होंने प्यार भरे लहजे में कहा, तो वो सर हिलाकर मुस्कुरा दी। ताईजान, ये मुलाजमाएं हैं। माहम ने दो लड़कियों की तरफ इशारा किया जो सुबह से उनके साथ काम में लगी थीं और सारा दिन चुपके चुपके उसे देखकर मुस्कुराती और सरगोशियां करती रही थी, और जब वो उन्हें पास बुलाती तो दुपट्टों में मुंह देकर हंसती हुई दूर भाग जाती। अरे नहीं, अपनी ही बच्चियां हैं, काम ज्यादा हो तो मैंने बुला लेती हूँ, आ जाओ। रजिया, कौसर, ताईजान ने बुलाया तो वो दोबारा दुपट्टों में मुंह छुपाती किचन में जा छुपी। ताईजान उन्हें वहीं खाना दे आईं। खाने के बाद जब सब लोग जाने को तैयार हुए तो बीबी जान, अरसलान, उसकी अम्मी और बाबा हैरान हो गए। टिक कर बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं इस वक्त जाने की। गज़ब खुदा का, ऐसे कौन से काम पड़े हैं तुम लोगों के? बीबी जान सख्त गुस्से में थी, मगर सबके पास अपने अपने जवाब थे। ऑफिस का मसला, स्कूल, कॉलेज वगैरह वगैरह। ठीक है, माहम को यहीं छोड़ जाओ, बीबी जान ने फैसला सुनाया। कमाल करती हैं बीबी जान,
بھلا ماہم یہاں کیسے رہ سکے گی؟ اتنی گرمی، مچھر، احسن نے منہ بنا کر کہا۔ مہمان خانے میں اے سی لگا ہے ماہم بیٹا، وہاں ٹھہر جانا، ارسلان کے ابو نے کہا تو وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ یہاں آنے سے پہلے جو کچھ احسن وغیرہ نے گاؤں کے بارے میں بتایا تھا اس کی بنا پر یہاں ٹھہرنا واقعی مشکل لگ رہا تھا، مگر یہاں کی مہکتی فضا اور سب لوگوں کا پرخلوص اصرار روک بھی رہا تھا۔ ہم پھر آ جائیں گے بی بی جان، اس نے پیار سے بی بی جان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ ٹھیک ہے نا بی بی جان، بھلا شہروں کے لوگ یہاں گاؤں میں کہاں ٹھہر سکیں گے؟ ارسلان کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ شاید ناراض ہو گئے ہیں ارسلان بھائی، اس کے چہرے پر ملکوتی سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ ارے نہیں، میرا مطلب ہے بی بی جان، ماہم پھر آ جائیں گی، 3 منٹ کی تو ڈرائیو ہے، جب دل چاہا آپ مل آئیے گا۔ ارسلان نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ لو ماہم بیٹے، یہ تمہارے لیے ہے۔ ارسلان کی امی نے 2 خوبصورت سے سوٹ پیس اسے تھمائے۔ یہ کس لیے تائی جان؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ پہلی بار آئی ہو اپنے دھدیال میں؟ ذرا سی دیر میں سب مل ملا کر رخصت ہوئے تو ایک بے نام سی اداسی در و دیوار پر چھا گئی۔ بی بی جان اور عذرا بیگم کتنی دیر اس کی باتیں کرتی رہیں، تو یہ لوٹ ہی آئی۔ ارسلان دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر بستر پر دراز ہوا، مگر یوں کہ ماضی کی کوئی شبیہ اس کے ذہن میں نہیں، اور میں نے ہمیشہ صرف اسی کا انتظار کیا، شاید اس لیے کہ بی بی جان اور امی نے ہمیشہ اسے اپنی باتوں میں یاد رکھا۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ عذرا بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر پیار سے پوچھا، تو وہ چونک گیا اور ان کے ہاتھ سے دودھ پتی کا پیالہ لے لیا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، یوں ہی بس فیکٹری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جھوٹ، انہوں نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ یہاں آ کر وہ بہت خوش تھی، سب لوگ اسے بھرپور کمپنی دیتے، جو کبھی اداس ہونے بھی لگتی تو وہ لوگ اپنی پرلطف باتوں سے اسے ہنسا ہنسا دیتے۔ ہنستی رہا کریں نا آپی، آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، زیبا اس کا ہاتھ تھام کر کہتی۔ علی بھائی ہر وقت آفس میں مصروف رہتے، احسن اپنی جاب کے باوجود اس کے لیے وقت نکال لیتا۔ شہلا کے ساتھ تو اس کی دوستی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ وہ پاکستانی کھانے بنانا سیکھ رہی تھی۔ اسد اسلام آباد میں جاب کرتا تھا، کئی مہینوں بعد شکل دکھاتا۔ فضا بھی انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، ان کی بات ان کے ماموزاد سے طے تھی جو امریکہ میں ایم ایس کر رہے تھے۔ حارث بی اے فائنل ایئر اور زیبا 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بڑی سی کوٹھی کے اوپر والے پورشن میں بڑے تایا اور نیچے چھوٹے تایا مقیم تھے۔ بڑی تائی کے پاس بس ایک ہی موضوع تھا، شہلا کا رشتہ۔ شہلا چڑ جاتی، بس امی کا بس نہیں چلتا کہ کسی بھی راہ چلتے کا ہاتھ پکڑیں، مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیں۔ وہ دھڑ دھڑاتی نیچے آ جاتی، جہاں چھوٹی تائی کو فضا آپی کے جہیز کی فکر سوار رہتی۔ لاؤنج میں ہنگامہ سا بپا تھا، حارث خاصے والیوم کے ساتھ کوئی انگلش میوزک سن رہا تھا، ساتھ ہی وہ اور زیبا سر جوڑے نہ جانے کون کون سے سنگرز پر تبصرے کر رہے تھے۔ فضا آپی وہیں صوفے پر کتابیں پھیلائے نوٹس بنانے میں مصروف تھیں۔ شہلا فیشن میگزین سے باہر کے نئے فیشن سلیکٹ کر رہی تھی، اور ماہم سوچ رہی تھی میں نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کی، یہاں سب لوگ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، مگر پاپا نے ایک بار بھی فون کر کے نہیں پوچھا کہ ماہم تم کیسی ہو، تم اداس تو نہیں رہتی، مجھے یاد کرتی ہو کہ نہیں؟ السلام علیکم کی پرجوش آواز پر وہ چونک گئی۔ ارسلان بھائی، شہلا اور زیبا سب چھوڑ چھاڑ اس کی طرف بھاگی تھیں۔ کتنے برے ہیں آپ، پتہ ہے پورے 2 ہفتے بعد شکل دکھائی ہے۔ زیبا کی تو جان اٹکی رہتی تھی اس میں، ارسلان بھائی کا نام ہر دم ورد زبان رہتا۔ جی میں تو جیسے سمندر پار رہتا ہوں، خود نہیں آ سکتی تھی یا فون کرتے ہوئے ہاتھ گھستے تھے۔ ارسلان نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ چیخ پڑی، آپ ملتے ہیں فون پر؟ روز بی بی جان اور آنٹی بات کرتی ہیں، آپ کا پوچھو تو فوراً جواب ملتا ہے زمینوں پر گیا ہے۔ شہلا نے بھی منہ بنا کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ آپ سنائیں ماہم، کیسی ہیں آپ؟ ارسلان نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ بی بی جان اور طیمہ کیسی ہیں؟ ماہم نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، بہت یاد کرتی ہیں آپ کو، ارسلان نے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہر روز بی بی فون کر کے اسے گاؤں آنے کا کہتی، مگر ہر بار احسن اور حارث مل کر کچھ ایسا پروگرام بناتے کہ گاؤں جانے کا پروگرام اگلے دن پر ڈال دیا جاتا، اور یوں پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے۔ ہم آئیں گے کسی روز، وہ بس یہ لوگ روز کوئی نہ کوئی پروگرام سیٹ کر لیتے تھے۔ وہ ہم کا سیگا استعمال کر کے اتنی معصومیت سے بات کرتی کہ سامنے والا بے اختیار مسکرا اٹھتا۔ بی بی جان کا تو اصرار تھا کہ آپ کو آج ہی گاؤں آنا ہے۔ ارسلان نے بی بی جان کا پیغام دیا۔ ارے بھئی، آج کیسے جا سکتی ہیں؟ احسن نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ آخری جملہ سن چکا تھا۔ آج تو ہمارا پروگرام ماہم کو شاہی قلعہ دکھانے کا ہے، شام کو الحمرا میں میوزیکل شو اور اس کے بعد چائنیز۔ احسن نے پورے دن کا پروگرام ایک پل میں سیٹ کر لیا۔ بلکہ تم بھی ساتھ چلو، ذرا مزہ رہے گا، احسن نے آفر کی۔ نہیں، مجھے تو کچھ کام ہے، فیکٹری کے معاملات دیکھنے ہیں،
फिर फसल की कटाई का काम शुरू हो चुका है। तो कम ऑन यार, एहसन ने मुंह बनाते हुए उसकी बात काटी। कितने बोर हो गए हो तुम? कभी इन जमीनों फसलों से बाहर निकल कर भी देखो। जिंदगी इससे भी खूबसूरत चीज का नाम है। वो तुम्हारी तरह फारिग नहीं है और ना ही काम को बोझ समझता है। उसे अपने काम से मोहब्बत है। फिजा आपी ने पहली बार किताब से नजरें उठाकर कहा, मोहब्बत करने के लिए इंसान क्या कम है? एहसन ने एक नज़र माहम के चेहरे पर डालकर कहा। वह जानबूझकर अरसलान को इस बहस में लपेट रहा था। अरसलान इंसानों से भी मोहब्बत करने में तुमसे ज्यादा सच्चा और खरा इंसान है। उसकी मोहब्बत में कभी कोई खोट हो ही नहीं सकता। फिजा आपी ने किताबें समेटने के साथ साथ एक ही जुमले में बहस को भी लपेट दिया था। आओ अरसलान, तुम्हें खाना निकाल दूं। फिजा आपी ने कहा। वो जानती थी इस वक्त वो खाना खाकर नहीं आया होगा। अरसलान फिजा आपी के साथ किचन में आ गया, जबकि एहसन बदमज़ा सा होकर उन लोगों के साथ आज का प्रोग्राम डिस्कस करने लगा। तुमने नोट किया अरसलान? फिजा आपी ने टेबल पर बर्तन लगाते हुए पूछा। क्या? अरसलान ने चावल प्लेट में निकालते हुए कहा। मुझे माहम कुछ परेशान परेशान सी लगती है। फिजा ने जग मेज पर रखकर पुरसोच अंदाज में कहा, तो उसका हाथ एक लम्हे को रुक सा गया। परेशान? परेशान क्यों होने लगी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं महसूस किया। तुम मुझसे मिले ही कहाँ हो? तुमने तो ये भी नहीं देखा होगा कि जब वो परेशान होती है तो उसकी आंखों की रोशनियां यकदम से बुझ जाती हैं। फिजा ने उसे छेड़ा तो वो हंस दिया। मगर मैंने इन रोशनियों को कई बार बुझते देखा है। तुमने तो शायरी शुरू कर दी, अरसलान ने हंसकर कहा। फिजा उससे 1 साल छोटी थी, मगर उसने हमेशा अरसलान को बड़ी बहनों की तरह ट्रीट किया था। अरसलान भी अपनी हर बात उसे शेयर करता था। वो बैठे बैठे कहीं खो जाती है और शुजात चचा ने उसके आने के बाद सिर्फ एक बार फ़ोन किया और सिर्फ अब्बू से बात करके यही पूछा कि माहम खैरियत से पहुंच गई है, और माहम से कोई बात भी नहीं की। ये बात हैरान को नहीं? फिजा की बात पर वो भी कुछ परेशान हो गया। तुमने माहम से पूछा? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। न जाने क्या बात है, फिर मेरा ख्याल है वो खुद ही किसी न किसी पर एतबार करके अपने प्रॉब्लम शेयर करेगी। आखिर हम गैर तो नहीं, उसके अपने हैं। फिजा ने कहा तो वो सर हिलाकर रह गया। एक और बात भी है। अब क्या है? अरसलान ने चम्मच रखकर बेचारगी से कहा तो वो हंस दी। अब देखो, यहाँ तो हर तरफ इस बात का चर्चा है कि तुम्हारी और माहम की निस्बत बचपन से तय है, और माहम के आने पर यह बात सारे खानदान में दोहराई जा रही है, जबकि माहम इस बात से यकसर लाइल्म है। पहले अम्मी अब्बू का ख्याल था कि शुजात चचा ने माहम को इसलिए पाकिस्तान भेजा है कि उसकी और तुम्हारी शादी तय कर दी जाए, मगर उन्होंने फ़ोन पर इस किस्म की कोई बात ही नहीं की। फिजा ने कहा, हो सकता है वो खुद ऐसी बात ना करना चाहते हों, और फिर कोई वाज़ेह निस्बत भी तो तय नहीं हुई। बस अम्मी और सिदरा चच्ची के दरमियान एक बात हुई थी और बस। अरसलान ने ख्याल ज़ाहिर किया। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। अम्मी बताती हैं, बाद में बाकायदा तुम्हारे अम्मी अब्बू ने शुजात चचा और सिदरा चच्ची से बात की थी, दादाजी और बीबी जान के सामने, और किसी को भी इस पर एतराज़ नहीं था। अगर शुजात चचा भाइयों से कोई बात नहीं करना चाहते तो बीबी जान के ज़रिए तो कहलवा सकते थे। वो तो उनकी माँ हैं। फिजा ने कहा तो वो कंधे उचकाकर खड़ा हो गया। बहरहाल आपी, बेहतर तो यही है कि माहम पर ज़बरदस्ती ये फैसला मुसल्लत ना किया जाए। उसकी परवरिश किसी और माहौल में हुई है। वो अच्छा बुरा ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकती है, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि इस बात का उसके सामने जिक्र ही ना किया जाए। और अगर वो कोई और फैसला करे तो मेरा मतलब है, आजकल एहसन खासा वक्त घर पर गुजारने लगा है। फिजा ने शोखी से कहा तो वो चुप सा हो गया। अगर वो ऐसा करती है तो भी कोई हर्ज तो नहीं? वो बड़े आराम से बोला। दिल से कह रहे हो? फिजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं। ये कहकर वो फौरन बाहर निकल गया। अरसलान भाई, रुक जाए ना, हम बस 1 घंटे में निकल रहे हैं पिकनिक के लिए। हारिस ने उसे देखते ही कहा तो वो न जाने क्यों रुककर माहम को देखने लगा, जो दोनों पांव समेटकर सोफे पर रखे बड़े रिलैक्स मूड में शहला से बातें कर रही थी। माहम? अरसलान के पुकारने पर उसने चौंक कर देखा था। शुजात चचा का फोन नहीं आया? उसने अचानक पूछा था, और उसी लम्हे माहम की उठती गिरती पलकों के नीचे कूंदती बिजलियां घने बादलों में जा छुपी थी। ये देखकर वो रुका नहीं, फौरन बाहर निकल गया था। वो शहर से सीधा जमीनों की तरफ आ गया था। बाग में आकर उसने स्प्रे के डब्बे चचा नूरे के हवाले किए, साथ ही बाकी हिदायत भी दी। फिर खेतों की तरफ निकल गया, जहां गंदम की कटाई जोरों पर थी। उमर हयात निगरानी कर रहा था। क्या हाल है उमर, कितना काम रह गया है? अरसलान ने उसके पास जाकर आहिस्तगी से पूछा। सब ठीक ठाक है, और बस चंद खेत रह गए हैं, उमर हयात ने गर्म जोशी से हाथ में लाते हुए कहा। बल्कि मेरा ख्याल है खाली खेतों में ट्रैक्टर चला दिया जाए, कपास की बुझाई का वक्त भी करीब आ रहा है। उमर हयात ने कहा तो वो बस सर हिलाकर दूसरी तरफ देखने लगा, जहां बाबा चले आ रहे थे। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
उमर हयात ने उसकी बेतवज्जी महसूस करके पूछा। हाँ ठीक है, अरसलान ने माथे से पसीना साफ किया। उमर, तुम्हारी मुलाजमत का क्या हुआ? अरसलान ने पूछा तो उसके चेहरे पर मलाल सा छा गया। मुलाजमतें हम जैसों को कहाँ मिलती हैं अरसलान साहब, बस यही काम ठीक है। अच्छा ऐसा करो, परसों मैं शहर जाऊंगा तो मेरे साथ चलना, अरसलान ने कहा। क्यों? उमर ने हैरत से पूछा। कोई काम है? हाँ, फैक्ट्री में काम शुरू हो गया है। मैं तो आजकल यहाँ मसरूफ हूँ, तुम वहाँ देख लेना। यूं तुम्हारी मुलाजमत का मसला भी हल हो जाएगा, मगर मुझे फैक्ट्री के मामलात का क्या पता। उमर ने परेशानी से अरसलान की तरफ देखा। मामलात का क्या है, सीख जाओगे रफ्ता रफ्ता। मेरा मैनेजर बड़ा भला आदमी है, तुम्हें सब सिखा देगा, अरसलान ने लापरवाही से कहा। शुक्रिया यार, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? उमर हयात ने भराई हुई आवाज में कहा। अरसलान ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया। तो वो, मैं बाबा को बताता हूँ, कहकर बाग की तरफ भाग गया। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चौधरी जावेद ने हैरत से धूप की तमाज़त से उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। बस बाबा, वो ऐसे ही इधर आ निकला था, उससे कोई बात ही ना बन पाई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चौधरी जावेद ने उसके माथे पर चमकता पसीना अपने हाथ से साफ किया। तुम्हारा बाप अब इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ अरसलान बेटे, जाओ शाबाश, घर जाओ। उन्होंने प्यार से उसका कंधा थपथपाया तो वो सर हिलाकर घर की तरफ चल दिया। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वो थका थका सा कमरे में दाखिल हुआ था। जीते रहो। बीबी जान ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्ची नहीं आई? उन्होंने बड़े इश्तियाक से माहम का पूछा था। जैसे उन्होंने कहा तो वो उसके साथ दौड़ी चली आएगी। अब अगर वो बच्ची नहीं आना चाहती तो क्या मैं उसे गोद में उठा कर लाऊं? वो तो पहले ही उलझा हुआ था। चिढ़कर बोला। बीबी जान हक्का बक्का रह गई। अजरा बेगम ने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की थी। क्या बक रहे हो अरसलान? उन्होंने सरजंश की। तो अम्मी, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वो अब नन्ही बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, अपनी मर्जी की आप मालिक है, आना होगा तो आ जाएगी, उसने नाराजगी से कहा। लो, ऐसे बुलाओगे तो भला क्यों आने लगी वो? बीबी जान ने भी नाराजगी दिखाई। उन्हें अच्छी नहीं लगी थी अरसलान की ये बेजारी। बस हमें तो यूं ही बुलाना आता है, आना होगा तो यूं ही आ जाएंगी मोहतरमा। और बस, अब यहाँ से कोई पैगाम नहीं जाएगा मोहतरमा के लिए। आप लोगों को मिलना हुआ तो वहां जाकर मिल आइएगा। वो कतई लहजे में कहता बाहर निकल गया। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। सब लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए निकले थे। ऑफिस जाने वाले ऑफिस गए थे। दोनों बड़ी ताई और छोटी ताई अम्मा किचन में मसरूफ थी। वो तन्हाई टीवी लाउंज में खाली और जहनी की कैफियत में टीवी पर भागती दौड़ती तस्वीरें देख रही थी। सोच का मुहर्रक पापा की जात थी। ना जाने हम किसके भरोसे यहाँ पर आ गए। और पापा ने तो जैसे सुकून का सांस लिया, एक बार भी फोन नहीं किया। बस इतनी ही अहमियत है हमारी पापा के नज़दीक। यूं भूल गए जैसे। हेलो माहम, एहसन की आवाज़ पर वो चौंक गई। एक तवील सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। आर यू ऑल राइट? उसके चेहरे पर छाई उदासी की परछाइयों को एहसन ने भी महसूस किया था। अवैस एहसन, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो मुस्कुरा दी। माहम, तुम्हें यहाँ के लोग कैसे लगे? एहसन ने रिमोट कंट्रोल उठाकर उसकी तरफ देखे बगैर पूछा। बहुत अच्छे, बहुत पुरखुलूस। हमने तो सोचा भी न था कि यहाँ इतनी मोहब्बत मिलेगी। न जाने पापा यहाँ से क्यों चले गए, उसने वाकई दिल से कहा था। और अगर तुम्हें हमेशा यहीं रहना पड़े तो? एहसन की सवालिया नज़रें उसके चेहरे पर ठहर गईं। हम हमेशा यहीं रहने ही तो आए हैं, उसने नज़रें चुराकर आहिस्तगी से कहा। वो न जाने क्या समझा कि खुशी से निहाल हो गया। उसने कोट की जेब में हाथ डालकर सुरख मखमली डिबिया निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई तो वो हैरान होकर उसे देखने लगी। माहम, अगर तुम्हें मेरा साथ कबूल हो तो प्लीज़ ये रख लो, एहसन ने कहा। प्लीज़ एहसन भाई, न जाने क्यों उसकी आवाज़ भीग सी गई। क्या हुआ माहम? प्लीज़ एहसन भाई, अभी शादी नहीं करना है। वो बहुत मुस्तरिब सी दोनों हाथों की उंगलियां चटका रही थी। माहम, क्या कोई और? एहसन का लहजा बुझ सा गया। एहसन भाई, यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं, हमें अभी शादी करना ही नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वो एकदम हाथों में चेहरा छुपाकर रो सी दी। प्लीज़ माहम, इस तरह तो मत करो। अगर तुम नहीं चाहती तो ना सही। शायद तुम्हें मेरा यूं अचानक प्रपोज करना अच्छा नहीं लगा। अगर तुम कहो तो मैं अब्बू से कहता हूँ कि वो शुजात चचा से। फॉर गॉड सेक एहसन भाई, आप ये सब बहुत जल्दी कर रहे हैं। आप हमें यहाँ एडजस्ट तो होने दें, यहाँ के लोगों को समझने तो दें। वो बेचारगी से बोली तो वो खड़ा हो गया। ओके, मैं चलता हूँ, तुम एडजस्ट हो जाओ तो फिर बात करेंगे। एहसन ये कहकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। बाज़ार उसने बात यूं ही अधूरी छोड़ दी थी, मगर दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वह जल्द ही अपने वालिदैन से बात करेगा कि उसके सामने अरसलान की ज़ात थी जो किसी भी लम्हे उसके मुकाबिल आ सकता था। वो माहम को पसंद भी करता था
اور माहम के जरिए जापान में सेटल होने का गोल्डन चांस भी मिस नहीं करना चाहता था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था एहसन। फिजा को जब से एहसन की इस हरकत का इल्म हुआ था वो उसके पीछे पड़ी थी। ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो चिढ़कर बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया है। फिजा को सचमुच बहुत दुख हुआ था जब माहम ने साफ गोई से उसे एहसन के प्रपोजल और अपने जवाब का बताया था। जब फिजा ने यही बात एहसन की अम्मी को बताई थी तो वो भी परेशान हो उठी। आखिर खानदान का मामला था, तभी उन्होंने फौरन एहसन को अपने कमरे में तलब किया था। वो नहीं चाहती थी कि इस बात की भिनक भी एहसन के अब्बू के कानों में पड़े। क्या किया है मैंने, बस शादी की ऑफर की है और ये कोई गुनाह तो नहीं। वो पैंट की जेबों में हाथ डालकर इत्मीनान से बोला। अरे ऐसा कभी होता भी है हमारे खानदान में। फट से अंगूठी निकालकर लड़की की हथेली पर रख दी कि शादी करोगी मुझसे, ना किसी से पूछा ना बताया। सिद्दीका बेगम किलस कर बोली। अम्मी छोड़े भी इन पुरानी बातों को, वो बेजारी से बोला। एहसन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि माहम अरसलान के साथ मंसूब है। फिजा ने दांत पीसते हुए कहा। उन दोनों की बचपन की मंगनी माई फुट। उसने दांत किचकिचाकर हथेली पर मुक्का जमाया। कौन करता है आजकल ऐसी बातें, आज के दौर में। भले ना करें मगर हम खानदानी लोग हैं, और याद रखो अगर एक बार दिलों में कदूरतें आ जाएं तो कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सदीका बेगम ने कहा। ठीक है, और अगर माहम खुद इनकार कर दे अरसलान से शादी के लिए तो? एहसन ने कहा तो वो दोनों चौंक गईं। क्या माहम ने ऐसा कुछ कहा? फिजा ने हैरत से पूछा। मगर वो क्या कहेगी जबकि अभी उसे कुछ पता ही नहीं। मगर कह तो सकती है ना, एहसन ने कहा। उसे पूरा यकीन था कि माहम कभी गांव में रहना पसंद नहीं करेगी। जो गेम तुम खेल रहे हो ना एहसन, वो कभी कामयाब नहीं हो सकेगा, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम माहम से शादी क्यों करना चाहते हो। फिजा का लहजा तंजिया था। क्यों करना चाहता हूँ मैं माहम से शादी? एहसन की आवाज़ बुलंद होने लगी। इससे पहले कि फिजा कोई जवाब देती, ज़ेबा ने अंदर झांका। अम्मी, हम मार्केट जा रहे हैं। क्यों? वो गुस्से में भरी बैठी थी। उफ अम्मी, सुबह बताया तो था आपको, माहम के लिए अच्छा सा ड्रेस लेना है परसों के डिनर के लिए। पैसे मैंने अब्बू से ले लिए हैं। उसने जल्दी जल्दी कहा कि बाहर हारिस चिल्ला रहा था। जा किसके साथ रही हो? फिजा ने पूछा। हारिस के साथ। आप चलेंगी? उसने पूछा तो फिजा ने नफी में सर हिला दिया। तो वो बाय बाय करती भाग गई। तो बेहतर यही है एहसन, तो माहम के फैसले का इंतजार कर लो। फिजा दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जो हुई तो वो सर झटक कर बाहर निकल गया। मिस्टर बर्गर से बर्गर और आइसक्रीम खाने के बाद वो लोग ढेरों पैकेट्स उठाए गाड़ी तक आए। हारिस, अरसलान भाई की तरफ चलना है। शहला को अचानक याद आया था, मगर वो तो गांव गए होंगे। हारिस ने कैसेट की साइड बदलते हुए कहा। मैंने सुबह फ़ोन किया था, वो शहर आ गए हैं और मेरा ख्याल है इस वक्त अपने कॉटेज में ही होंगे। शहला ने कहा तो वो सर हिलाकर गाड़ी को रिवर्स करने लगा। ये अरसलान भाई तुम सबसे बहुत मुख्तलिफ हैं। माँ हमने भागती दौड़ती गाड़ियों पर नजरें जमाते हुए राय दी। हाँ, वो सब भाइयों से ज्यादा अच्छे हैं। जेबा तो वैसे भी दीवानी थी उसकी, तभी खुश होकर तायद की। शहला कुछ कहते कहते रुक सी गई, फिर लब भींच कर मुस्कुराने लगी। माँ हमने इस ढलती शाम के छोटे से सफर को बहुत एंजॉय किया। जब गाड़ी के खुले शीशे से तेज हवा उसके बालों से अटकेलियां करती तो लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगती। जेबा बार बार कैसेट बदलकर अपने पसंदीदा गाने सुन रही थी। कभी किसी गाने पर शहला को एतराज होता तो कोई हारिस को पसंद ना आता। जेबा चिढ़कर उनसे लड़ने लगती तो हारिस ऊंचे सुरों में कोई गीत गुनगुनाने लगता तो वो दोनों तालियां पीटकर उसका साथ देने लगती। वो कभी उन्हें देखकर मुस्कुराती, कभी बाहर झांक कर ढलती शाम की गुलाबियां अपने अंदर उतारने लगती। तभी गाड़ी मनी प्लांट्स की बेलों और कासनी फूलों से ढके खूबसूरत से कॉटेज के सामने ठहर गई। माहम ने सताइशी नजरों से इस खूबसूरत कॉटेज को देखा अरसलान भाई मौजूद हैं। पोर्च में उसकी गाड़ी देखकर शहला ने खुश होकर कहा। हारिस ने गाड़ी बाहर ही पार्क की, चौकीदार वगैरह कहीं नहीं था। माहम उनकी तकलीद में अंदर आ गई। घर बहुत खूबसूरती और नफासत से डेकोरेट किया गया था। वो उसे घर के मुख्तलिफ हिस्से दिखाते बेडरूम में आ गए। हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खोलकर वो लोग अंदर आ गए। नीम तारीख कमरे में हल्की हल्की ठंडक का एहसास हो रहा था। पंखे की हवा के साथ खिड़कियों पर लगे सफेद हरीरी पर्दे हिल रहे थे। अरसलान बेड पर नींद दराज शायद पढ़ते पढ़ते सो गया था। सुरमई कुर्ते शलवार में वो बिल्कुल गाफिल पड़ा था। किताब फिसलकर बेड पर जा गिरी थी। अरसलान भाई, जेबा ने पीछे से जाकर उसकी आंखों पर हाथ रखकर आहिस्तगी से पुकारा। उसने किस्मसाकर जेबा का हाथ पकड़ा तो वो हंसती हुई सामने आ गई। ओह तुम लोग। वो ढीले ढाले अंदाज में तकिया ठीक करने लगा। माहम को देखा तो उठ बैठा। कौन जाने कि अभी अभी यही एक ख्वाब मेरी आंखों में आन ठहरा था। ओह माहम कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं अरसलान भाई, वो मुस्कुरा दी थी। पिंक प्रिंटेड लॉन की शर्ट और प्लेन दुपट्टा शलवार में वो बहुत मसरूर सी नजर आ रही थी। उसका लिबास उसके मासूम चेहरे को कुछ और गुलाबी कर रहा था।
یہ تم لوگوں نے اچانک کیسے ہلا بول دیا؟ اس نے کتاب اٹھا کر بک شیلف میں رکھی۔ خود تو کبھی آتے ہی نہیں، زیبا نے ہمیشہ والا شکوہ دہرایا۔ میرا خیال ہے میں 2 چکر تو لگا ہی لیتا ہوں، باقی یہی رہ جاتا ہے کہ تم یہیں شفٹ کر جاؤ۔ وہ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے بولا، ارسلان بھائی ہم آپ کے لیے خبر لائے ہیں۔ حارث بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ آ کر سنتا ہوں۔ وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ شہلا اس کی کتابیں دیکھنے لگی۔ گیتوں کی دیوانی زیبا ڈیک کے پاس رکھے سفید فلور کشن پر دھرنا مار کر کیسٹ کھنگالنے لگی۔ ماہم کمرے کی ڈیکوریشن دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو کیا خبر ہے؟ وہ تولیہ سے چہرہ صاف کرتا باہر نکلا۔ پرسوں ہم ماہم کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ نہ صرف آپ نے خود تشریف لانا ہے بلکہ بی بی جان، چچی جان اور چاچا جان کو بھی لانا ہے، شہلا نے کہا۔ ٹھیک، اور کچھ؟ ارسلان نے روم ریفریجریٹر کا دروازہ کھول کر فروٹ کی باسکٹ اور کولڈ ڈرنکس نکالے۔ اب اور کچھ نہیں۔ حارث فوراً اٹھ بیٹھا۔ شہلا اسے گھورنے لگی۔ اس کی کیا ضرورت تھی ارسلان بھائی؟ ہم ابھی بازار سے بہت کچھ کھا کر آئے تھے۔ ماہم پہلی بار میرے گھر آئی ہے اور ہم ٹھہرے دیہاتی بندے کسی مہمان کو بغیر خاطر تواضع کے جانے دے، یہ ہماری روایت نہیں، ارسلان نے کہا اور کچن سے گلاس لا کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ آپ اسے گھر کہتے ہیں ارسلان بھائی؟ زیبا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تو کیا تمہیں یہ مرغی خانہ نظر آ رہا ہے؟ حارث نے منہ بنایا۔ ابھی تو یہ صرف مکان ہے، گھر تو تب بنے گا جب… وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی۔ زیبا گڑیا، ایک گلاس کم ہو گیا ہے، ذرا بھاگ کر کچن سے پکڑنا۔ ارسلان کے سنجیدہ سے لہجے پر وہ منہ بناتی اٹھ گئی۔ ارسلان نے سب کو کولڈ ڈرنکس پیش کیے۔ وہ کافی دیر ٹھہرے، یوں ہی خوشگپیوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ماہم آپ کو شاعری سے لگاؤ ہے؟ جب وہ لوگ جانے کو کھڑے ہوئے تو ارسلان نے پوچھا۔ ارے ارسلان بھائی آپ کو نہیں پتا؟ ماہم آپی نے اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے نا حیرت کی بات؟ جاپان میں اردو، زیبا نے چہک کر کہا۔ آپ کی معلومات خاصی ناکافی ہیں زیبا بی بی، اب جاپان کی یونیورسٹیز میں الگ سے اردو کا شعبہ ہوتا ہے، حارث نے اسے چڑھایا۔ اور پتہ ہے ماہم آپی نے ہمیں بہت سی جاپانی نظمیں بھی سنائی تھیں، زیبا نے اٹھلا کر کہا۔ گویا بھینس کے آگے بین بجائی تھی۔ حارث کے کہنے پر جہاں زیبا کا منہ بنا وہیں ماہم کھلکھلا کر ہنس دی، جیسے بہت دور پہاڑوں میں اچانک کوئی جھرنا گنگنایا ہو۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ ارسلان نے ریک سے محسن نقوی کی عذاب دید نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے پوچھیں، جب یہ لوگ پہلی بار یہاں آئے تھے تو میں نے ان سب کو گفٹس دیے تھے، ارسلان نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ یقیناً یہ بھی آپ کی روایت ہوگی، ماہم نے مسکراتے ہوئے کتاب تھامی۔ جب اس کا چہرہ مسکراتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی کتنی بڑھ جاتی ہے۔ وہ انہیں باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ جب واپس آیا تو اس کے عجیب سے احساسات تھے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر گھر کے در و دیوار کو دیکھا۔ ساری فضا مہکی مہکی سی تھی اور بام و در مسکرا رہے تھے۔ ہاں ابھی یہاں کوئی آیا تھا۔ ہوا کی ہنسی اس کے کانوں میں گونجی تو گھنی مونچھوں تلے لب خود بخود مسکرا دیے تھے۔ بی بی جان کی گھن گرج ایسی تھی کہ صدیقہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اٹھ کر دروازہ بند کیا تھا۔ جتنا وہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی اتنا زیادہ غصہ ابل رہا تھا، اور وہ تو جانتی تھی کہ بی بی جان کے احساسات ماہم کے بارے میں کیسے ہیں، اسی لیے بیٹے کو روک رہی تھی۔ عذرا چچی الگ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ بھابھی تم ہی سمجھاؤ بی بی جان کو، بچہ تھا، آخر کر بیٹھا ایسی حرکت، خواہ مخواہ بات بڑھانے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے عذرا کو سمجھانا چاہا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ ماہم ہمارے لیے کیا ہے۔ اس کی مرتی ہوئی ماں نے بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر وعدہ لیا تھا کہ میں ماہم کو بھٹکنے نہیں دوں گی، اپنے ارسلان کی دلہن بناؤں گی۔ مرد کا کیا ہے، کل کلاں دوسری شادی کر لے تو میری بچی تو رل جائے گی۔ انہوں نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں۔ میں تو کلیجے سے لگا کر رکھتی اگر شجاعت بھائی ضد نہ کرتے ماہم کو ساتھ لے جانے کی، عذرا بیگم نے دل گرفتہ سے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے بھابھی، میرے لیے تو جیسا احسن ویسا ارسلان، میں نے تو کبھی دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ بس اب بات یہیں ختم کریں۔ میں تو ویسے بھی شہلا کے لیے سوچ رہی ہوں، اگر بات باہر نکلی تو شہلا کیا سوچے گی؟ بچی کا دل برا ہوگا بھابھی، احسن کا کیا ہے سمجھ جائے گا، انہوں نے رسانیت سے سمجھایا تو وہ چپ ہو گئیں۔ باہر لان میں ہنگامہ سا بپا تھا۔ گو زیادہ مہمان نہیں تھے، بس ینگ جنریشن نے اپنے اپنے فرینڈز کو بلایا اور باقی گھر کے افراد تھے، مگر سب ہی ہنگاموں کے شوقین۔ ارسلان ابھی ابھی پہنچا تھا۔ مختلف مہمانوں سے ملتا وہ اندر کی طرف آ گیا تو زیبا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل چاہتا ہے آپ سے خوب لڑوں، اتنی دیر سے آئے ہیں غیروں کی طرح، خدا کے لیے لڑکی مجھے معاف کر دو، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بیچارگی سے کہا۔ میں جتنا زیادہ مصروف ہوں آج کل، تم اتنا پیچھے پڑی ہو۔ آج کل آپ کو مصروف نہیں رہنا چاہیے نا، آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم آج سب سے پہلے تشریف لاتے۔
وہ نہ جانے उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चीफ गेस्ट तो सबसे आखिर में आते हैं। वो उसे बच्चों की तरह बहला रहा था। इस डिनर के चीफ गेस्ट आप नहीं, माहम आपी हैं, उसने चिढ़ाकर इत्तला दी। हाँ वो तो हैं। वह गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा, जो जाफरानी खूबसूरत से ड्रेस में सलीके से किए गए मेकअप के साथ अपने घुंघराले बाल शानों पर फैलाए सहज सहज कदम उठाती शहला के साथ सब मेहमानों से मिल रही थी। एक मलकूती सी मुस्कुराहट मुस्तकिल उसके होंठों पर बिखरी थी। बाज लोग कितने खूबसूरत होते हैं ना, ज़ेबा ने कहा। हाँ, उसने तायीद की थी। जब मुड़कर देखा तो ज़ेबा उसे देख रही थी। पगली, उसने मुस्कुराकर उसके सर पर चिपट लगाई। क्यों, आप खूबसूरत नहीं हैं? ज़ेबा ने मासूमियत से पूछा। बहनों को तो अपने भाई लगते ही हैं, बशर्तीका वो आप जैसे हों। ज़ेबा ने सताइशी नज़रों से उसे देखा। ब्लैक पैंट, सफ़ेद बुराक शर्ट और ब्लैक टाई में वो आम दिनों से बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद लग रहा था। एकदम स्मार्ट और डिसेंट सा। स्याह कोट बेपरवाही से बाजू पर डाल रखा था। आपकी सारी खूबसूरती तो आपके पुरखुलूस अंदाज की है। कभी कभी मुझे हैरत होती है कि जो बात मैं अम्मी और फिजा आपी से भी नहीं कर सकती, वो बड़े आराम से आपसे कर लेती हूँ। ज़ेबा ने हैरत से आंखें झपकाईं तो उसे इस छोटी सी लड़की पर प्यार आ गया। भाइयों को बहनों का दोस्त होना चाहिए, तभी वो बहनों के प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। ये बात आप असद और हारिस को भी समझा दें। उसने मुंह बनाया। उन्हें भी समझा देंगे, अब रास्ता भी छोड़ो, उसने कहा तो वो हंसते हुए माहम वगैरह की तरफ बढ़ गई। वो लॉन की तीनों सीढ़ियां अबूर करके आगे बढ़ा। तभी उसके पाँव के नीचे कोई चीज़ हल्की सी आवाज़ से टूटी थी। उसने फौरन पाँव हटाकर देखा। सुनहरी नाजुक सी पाजेब जगमग जगमग कर रही थी। उसके भारी बूट के नीचे आकर उसमें लगे मुन्ने मुन्ने से घुंघरू एक साइड से टूट गए थे। उसने झुककर पाजेब उठाई और बेख्तियार मुड़कर लॉन की तरफ देखा। उसी लम्हे माहम ने शहला के कान में कुछ कहा था। शहला ने घबराकर उसके पाँव की तरफ देखा था। न जाने क्यों अरसलान ने मुट्ठी बंद करके पैंट की जेब में घुसा ली और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। बहुत से खूबसूरत और मानूस से मंजर थे जो निगाहों के सामने से गुजरते चले जा रहे थे। दूर तक फैले सुनहरी और सब्ज रंग का खूबसूरत इम्तजाज, गंदम की सुनहरी लहलहाती बालियां, मकई की नोखेज फसल, काटी हुई गंदम के गट्ठे बनाते किसान, खेतों में लगे थ्रेशर, नदी के किनारे कपड़े धोती औरतें और उनके गिर्द भागते दौड़ते पानी के छींटे उड़ाते नंग धड़ंग बच्चे, खेतों से वापस आती सरों पर लस्सी की गड़वी और चंगेर उठाती औरतें और आमों के बागात। ढलती शाम के पस मंजर में ये सब कुछ बहुत रोमांटिक लग रहा था। और आसमान पर धब्बे जैसा चांद, रात के वक्त यही चांद आसमान के माथे का सिंगार था और इस वक्त यही चांद आसमान के सीने पर लगा दाग लग रहा था। माहम, क्या सोच रही हो? अरसलान ने सुस्त रवि से ड्राइविंग करते हुए पूछा। गांव की हदूद शुरू हो चुकी थी। हर गुजरने वाला हाथ के इशारे से सलाम करता तो वो भी मुस्कुराते हुए सर हिला देता। माहम एक तवील सांस लेकर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। कुछ परेशान हो? उसने दोबारा पूछा। नहीं तो। माहम ने दोनों हाथ गोद में रखते हुए विंड स्क्रीन पर नजरें जमाई। बाज़ लोगों के चेहरे उनके झूठ का साथ नहीं देते। वो हल्का सा मुस्कुराया था। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, वो चिढ़कर बोली। बहरहाल, उसने बाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर दायां हाथ शर्ट की ऊपरी जेब में डाला। क्या इसके लिए परेशान थी? अरसलान ने उसके सामने हाथ खोला। वो उसकी चौड़ी हथेली पर धरी सुनहरी पाजेब देखकर हैरान रह गई। ये आपके पास कहाँ से आई? अरसलान ने बस मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया था। माहम ने पाजेब उसकी हथेली से उठाकर दोनों हाथों में भींच ली। क्या बहुत अहम है ये? अरसलान ने पूछा। ये हमारी मामा की है, बस यही तो एक निशानी है उनकी हमारे पास। उस दिन सबके इसरार पर हमने पहन ली थी। हम वाकई इसके लिए बहुत परेशान थे। माहम ने मध्यम से लहजे में बताया। उस दिन ये हमारे मेरे जूते तले आ गई थी। अरसलान ने हंसकर कहा। वो समझी शायद उसके हम पर मजाक कर रहा है। खफगी से उसे देखकर बाहर झांकने लगी। उसने महसूस नहीं किया। आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आपको बताया नहीं। आज ही ज्वेलर से ठीक करवा कर ला रहा हूँ। वो चुपचाप हाथ पे धरी पाजेब से खेलती रही। माहम, आपको कभी कोई परेशानी, कोई मुश्किल पेश आए तो हम में से किसी न किसी पर एतबार जरूर कीजिएगा। हम सब आपके अपने हैं, उसने गंभीर लहजे में आखिरी बात कही। माहम चौंक कर उसे देखने लगी। ज़ेबा ने कहा था, माहम आपी, आप जब भी बेएतबार होने लगे तो एक शख्स पर एतबार जरूर करना। उसकी आंखें बहुत सच्ची और बात खरी है और उसकी बेरिया मुस्कुराहट आपके सारे दुख समेट लेगी। अरसलान के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आ ठहरी। वो घबरा कर बाहर देखने लगी। जब वो हवेली में दाखिल हुए तो सबने उसे यूं हाथों हाथ लिया जैसे वो बरसों बाद आई हो। हालांकि अभी परसों डिनर पर सब लोग इकट्ठे हुए थे। 2 काले बकरे पहले ही मंगवा लिए थे। ये किस लिए बीबी जान?
بی بی جان نے اسے ہاتھ لگانے کو کہا تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، تمہارے صدقے کے لیے ہیں، انہوں نے بتایا۔ وہ اتنی محبتیں پا کر نہال ہوئی جا رہی تھی۔ پہلے کی طرح اب بھی صحن میں ایئر کولر چل رہے تھے۔ سلونی شام میں مٹی کی سوندھی سوندھی مہک دل و دماغ کو سکون بخش رہی تھی۔ کھلے آنگن کے آخری کونے میں بنے تنور سے دھواں اٹھ رہا تھا اور بہت دور سے آتی چکی کی آواز بہت بھلی لگ رہی تھی۔ لو بھئی، آج ہماری بیٹی کو دودھ کی میٹھی لسی پلواؤ۔ کبھی پی تو نہیں ہوگی؟ تایا جاوید نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں جاؤ بھئی عذرا، ہماری بیٹی کے لیے مزیدار سی لسی منگواؤ، تایا جاوید نے کہا تو وہ چینوں کو آوازیں دینے لگیں۔ ارسلان اسے چھوڑ کر نہ جانے کدھر چلا گیا تھا۔ وہ گھر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ 2 منزلہ کھلے سے صحن اور کھلے کمروں والا گھر تھا، جسے عرف عام میں چودھریوں کی حویلی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں تھوڑی تبدیلی کر کے گیراج بھی بنا لیا گیا تھا۔ کھلے سے صحن کے دوسرے کونے میں انار کا درخت تھا، جس کے نیچے مرغی اپنے ننھے منھے چوزوں کو لے کر گھوم رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے مرغی کے بچوں کو دیکھنے لگی۔ تبھی چھینو شیشے کے خوبصورت جگ میں دودھ کی میٹھی لسی لے آئی۔ تائی جان نے چھوٹی میز کھینچ کر دونوں چارپائیوں کے درمیان رکھ کر چھینو سے ٹرے پکڑ لی۔ تبھی ارسلان تولیے سے گیلے بال جھٹکتا آ گیا۔ شاید وہ غسل کرنے چلا گیا تھا۔ اس نے پینٹ شرٹ بدل کر بادامی کرتا شلوار پہن لیا تھا۔ یہ تو واقعی بہت مزیدار ہے، ماہم نے ٹھنڈی لسی کا گھونٹ بھر کر کہا۔ شہروں میں شام کی چائے ہوتی ہے، ہمارے ہاں دودھ کی لسی، ارسلان نے تائی جان کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جب تک ماہم نے پہلا گلاس خالی کیا وہ 2 گلاس خالی کر کے کھڑا ہو گیا۔ ابو، میں کچھ لوگوں سے ملنا ہوں، کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ چھینو ہے، یہیں رہتی ہے حویلی میں۔ پچھلی بار جب تم آئی تھی یہ ساتھ والے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی، تائی جان نے بتایا تو ماہم نے دلچسپی سے اس شرمائی شرمائی سی نوعمر لڑکی کو دیکھا جو بڑی مہارت سے تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چور نظروں سے اسے بھی دیکھ لیتی۔ تائی ماں، آپ کو یہ روٹیاں پکانا آتی ہیں؟ ماہم نے دلچسپی سے تنور میں روٹیاں لگنے کا عمل دیکھا۔ نہیں، مجھے نہیں آتی، مہمان زیادہ ہوں تو تنور گرم کرتے ہیں۔ آج ساتھ والے گاؤں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے بتایا۔ مغرب کے بعد دسترخوان بچھ گیا۔ تائی اماں نے آج بھی بہت اہتمام کیا تھا۔ تایا جان اور ارسلان نے باہر ہی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ بعد میں چھینو پھرتی سے صحن میں چارپائیاں بچھانے اور بستر لگانے لگی۔ جب سے ارسلان شہر سے پانی والے پنکھے لایا ہے بڑا آرام ہے، بی بی جان اسے بتا رہی تھی۔ تائی اماں ابھی تک دودھ سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی جو شام کے وقت آیا تھا۔ دونوں سائیڈوں میں ایئر کولر لگائے گئے تھے۔ ارسلان نے شام کو آتے ہی پانی والی موٹر سے پائپ لگا کر پنکھوں میں پانی بھر دیا تھا۔ وہ ارسلان کا دوسرے کزن سے مقابلہ کرنے لگی۔ جہاں ارسلان کی کھلتی ہوئی گندمی رنگت، مضبوط جسم، بڑی بڑی روشن آنکھیں اور مسکراتے لب اس کی ظاہری شخصیت کو جاذبیت عطا کرتے تھے، وہیں اس کے لہجے کا کھرا پن، سیاہ آنکھوں میں تیرتی شریر سی چمک اور پرخلوص سی مسکراہٹ اسے دوسروں میں نمایاں اور ہر کام خود کرنے کا جذبہ دوسروں سے منفرد بناتا تھا۔ تبھی تائی جان سب کے لیے ٹھنڈے دودھ کے گلاس لے آئیں۔ ایک طرف تایا جان اور ارسلان کے بستر تھے، دوسری طرف بی بی جان، تائی اماں، ماہم اور چینو کا۔ ماہم کو کھلے آسمان تلے سونا بہت عجیب بھی لگ رہا تھا اور بہت اچھا بھی۔ آسمان پر رات نے اپنا ستاروں بھرا آنچل پھیر دیا تھا اور چیت کا پورا چاند ان ستاروں کے درمیان جگر جگر کر رہا تھا۔ تائی ماں، ہماری ماما کیسی تھیں؟ تصور کی سرزمین پر بہت دھندلی تصویریں تھیں، وہ ان تصویروں کو تازہ کرنا چاہتی تھی۔ تائی اماں ماما کے بارے میں بتانے لگیں، ان کی شکل و صورت، ان کی عادات، ان کی باتیں۔ وہ مبہوت سی ٹمٹماتے ستاروں پر نظریں جمائے سنتی رہی۔ اور جب ماما فوت ہوئی تھی اس وقت رات تھی، بہت کالی رات۔ ماہم کی آواز سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ ہاں، ہم نے بہت کوشش کی تھی مگر ہم ابھی ڈاکٹر کو بلا بھی نہ پائے تھے کہ وہ عذرا بیگم کے ذہن میں وہ منظر تازہ ہو گیا۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی اور لائٹ چلی گئی تھی اور ہم کمرے میں بالکل اکیلے تھے۔ ماہم کی آواز کپ کپ آ گئی تھی۔ ماہم بیٹی، عذرا بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے تائی اماں، ہمیں اب بھی ڈر لگتا ہے جب بارش ہو رہی ہو اور رات کا وقت ہو۔ اس نے تائی اماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ چاندنی میں بھیگا اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ تائی اماں کا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہر گیا۔ صبح اس کی آنکھ جھٹپٹے کے عالم میں کھلی۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا، سب لوگ اٹھ گئے تھے۔ چھینو آنگن میں ہولے ہولے جھاڑو دے رہی تھی۔ بی بی جی، باہر بہت زور سے گیٹ بجایا گیا تھا۔ آئی چاچا؟ چھینو جھاڑو چھوڑ کر گیٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دودھ سے لبالب بھری بالٹیاں 2 کر کے لے آئی۔ چاروں بالٹیاں اس نے ڈھانپ کر سائڈ پر بنے چولہے کے پاس رکھ دیں۔ چینو، دودھ آ گیا ہے؟ تائی ماں نے باہر آ کر پوچھا۔ جی بی بی۔ چینو نے دوبارہ جھاڑو سنبھال لی تھی۔ 2 بالٹیوں کا دودھ اوپر رکھ دے، میں ناشتہ بنا لوں، انہوں نے کہا۔ چینو نے چولہے میں ایک ترتیب سے اپلے رکھ کر سلگائے، پھر بڑی سی گارنیوں میں دودھ ڈال کر اوپر رکھ دیا جہاں دھیمی دھیمی آنچ پر دودھ پکتا تھا۔
अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा। अचानक उसके मुंह से निकला तो वो खुद भी हैरान रह गई। बहुत पहले जब वो यहाँ रहती थी तो बीबी जान ने उसे सिखाया था कि सुबह उठकर बड़ों को सलाम करते हैं। आज बरसों पहले का सिखाया गया सबक अचानक उसे याद आया था। ताई अम्मा जवाब देकर किचन में आने लगी, फिर पलट कर उसकी तरफ देखा कि उसे बाथरूम का रास्ता बताए, मगर उसे बाथरूम की तरफ जाता देखकर उन्हें खुशगवार सी हैरत हुई, गोया वो कुछ भी भूली ना थी। बाथरूम से निकलकर वो सीधा किचन में आ गई, जहाँ खस्ता खस्ता पराठों की खुशबू फैली थी। अरसलान वहीं बैठा नाश्ता कर रहा था। वो भी बेतकल्लुफी से चौकी खींचकर वहीं बैठ गई। माहम, चलो कमरे में भिजवाती हूँ नाश्ता, चीनो डबल रोटी लेने गई है, ताई अम्मा ने कहा। अम्मी इसे कोई पराठा वराठा खिलाएं, इतनी नाजुक सी है, लगता है वहाँ जापान में तो ये खाती ही नहीं थी। अरसलान ने नाश्ता खत्म करके चाय का कप उठाते हुए कहा, जी ऐसी भी कोई बात नहीं, ताई अम्मा हमें पराठा ही दे दे। लो, ये तो मजाक कर रहा है, बस आती ही होगी छीनो। ताई अम्मा ने खफगी से अरसलान को घूरा। नहीं ताई अम्मा, हमारा खुद भी दिल चाह रहा है पराठा खाने को। हम तो ठहरे देहाती बंदे, चौकी पर बैठकर खाना हमारी मजबूरी ठहरी। आदत जो है, कम से कम आप तो टेबल तक चले। वो चाय खत्म करके खड़ा हो गया। आप तंज कर रहे हैं अरसलान भाई। माँ हमने संजीदगी से सर उठाकर इस ऊंचे लंबे शख्स की स्याह आंखों में तैरती शरीर सी चमक को देखा तो वो मुस्कुराकर नफी में सर हिलाता बाहर निकलने लगा। भाजी, ये ले डबल रोटी, अब ये तुम खा लो। वो चीनों के सर पर चपत लगाकर बाहर निकल गया। माहम चुपचाप आमलेट के साथ पराठा खत्म करने लगी। माहम बेटी, घर में कितने ही कमरे खाली पड़े हैं, तुम देख लो, फिर छीनों से कहकर अपना सामान लगवा लेना। ताई अम्मा ने कहा तो वो सर हिलाकर चाय कप में उंडेलने लगी। हमारे यहाँ तो सब लस्सी पीते हैं, बस अरसलान को ही आदत है चाय की, ताई ने हंसकर कहा। मुझे तो जी चाय बड़ी अच्छी लगती है, छीनों ने खुश होकर उसे बताया। नाश्ते के बाद वो छीनों के साथ सारा घर घूमने लगी। उसकी कैफियत बहुत अजीब सी थी। उसे यूं लग रहा था कि ये सब कुछ उसने ख्वाब में देखा है, अपने तमाम तर जुजियात के साथ। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई, तभी एक कमरे के सामने रुक सी गई। उसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो वो खुलता चला गया। कमरे में दो बड़े बड़े पायों वाले पलंग पड़े थे, बाकी कमरा खाली था और गर्द आलूद हो रहा था। यहाँ तो जी कोई आता जाता ही नहीं, नीचे ही काफी कमरे हैं, छीनो बोली। माँ हमने आगे बढ़कर मगरब की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। बहुत दूर तक फैला खेतों और बागों का सिलसिला सामने था। छीनो से न जाने कौन कौन सी तफसीलात सुना रही थी। माँ हम बेटे, अब घर आ जाओ, बहुत शाम हो गई है, खिड़की से मामा उसे बुला रही थी। 4 साल माहम ने सरसों के पीले फूल चुनते चुनते सर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। बाजी जी, आपको याद है जब आप यहाँ रहती थी? छीनो ने उसे बगैर पलके झपकाए बहुत दूर आसमान की वुसअतों को खोजते देखा। छीनो, हमारे लिए यही कमरा साफ कर दो, हम यहीं ठहरेंगे। न जाने कहाँ से एक आंसू उसकी पलकों में अटका था। पर जी यहाँ सबसे अलग, छीनो ने हैरत से उसे देखा। अल्लाह मियाँ जी, हमें भी एक भाई दे दो। वो अपने मुन्ने मुन्ने हाथ फैलाए दुआ मांग रही थी। हमें क्या मालूम था मामा कि भाई इस दुनिया में आएगा तो आपको भी अपने साथ ले जाएगा। मैं कभी भी ऐसी दुआ ना करती। वो खिड़की पे माथा टिकाकर रो दी। छीनो बिटर बिटर उसका मुंह तक रही थी। शाम को सब हस्बे मामूल अपने अपने कामों में मसरूफ थे। वो बोर होती कभी अनार के पौधे पर लगे अनारों को गिनने लगती तो कभी उसके नीचे किटकिटाती मुर्गी के बच्चों को, कभी यूं ही पांव से जमीन पर लकीरें खींचने लगती। दिल नहीं लग रहा? ताई जान ने उसके बेजार से चेहरे पर नजर डालकर पूछा तो उसने मुंह बनाकर अस्बात में सर हिला दिया। आप हमें कुछ करने भी तो नहीं देती, लाएं ये चावल हम चुन दें। उसने उनके हाथ से चावलों भरा थाल लेने की कोशिश की। लो रहने दो भला, मैं तुमसे काम करवाऊंगी। उन्होंने उसका हाथ पीछे कर दिया तो वो मुंह बसोरने लगी। ए माहम पुत्र, शुजात का फोन नहीं आया? बीबी जान ने अंदर आते हुए पूछा तो वो चुप सी हो गई। अब उनका फोन नहीं आएगा, उसने थके थके लहजे में कहा। शायद खुद से लड़ते लड़ते थक गई थी। क्यों भला? ताई अम्मा ने हैरत से उसे देखा। इसलिए कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। वो नजरें चुराकर अचानक बोली। सब हक्का बक्का रह गए। इसलिए हमने यहाँ आने का फैसला किया था। पापा हमें इग्नोर करने लगे थे, हमने यहाँ आने की बात की तो खफा होने लगे। हमारा वहाँ दम घुटने लगा था बीबी जान। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। तुमने बहुत अच्छा किया माहम पुत्र, हम हैं ना तुम्हारे अपने। बीबी जान ने उसे बाहों में समेट लिया तो वो खुद को संभालने लगी। हम बहुत हर्ट हुए थे, मगर हमने इस हकीकत को कबूल कर लिया है। आखिर पापा कब तक अपनी तन्हाइयों से लड़ते रहते? उन्हें एक अच्छे साथी की जरूरत थी और हम उनके रास्ते की दीवार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए यहाँ आ गए। माँ हमने उठते हुए कहा। छीनो, जाओ बाजी को छत पर ले जाओ, उसका दिल बहल जाएगा। ताई अम्मा ने छीनो को पुकार कर कहा तो वो भागती हुई आई। चले बाजी, ऊपर से सारा गांव नजर आता है। छीनो ने उसका हाथ थामा तो वो उसके साथ ऊपर आ गई। छत के इर्द गिर्द छोटी सी दीवार खड़ी की गई थी
यहाँ سے سارا گاؤں نظر آتا تھا، ہر گھر سے اٹھتا دھواں، چکی کی کوکو اور پرندوں کی اڑانیں شام کی اداسی کو کچھ اور بڑھا رہی تھیں۔ گاؤں کی شامیں کتنی اداس ہوتی ہیں نا؟ اس نے چینو سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں جی، وہ اپنے پراندے سے کھیلتی بے پرواہی سے بولی۔ باجی جی، آپ انگریزی نہیں بولتی؟ اس لیے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں انگریزی نہیں بولی جاتی، ماہم نے ہنس کر کہا۔ اچھا جی، چینو کو حیرت ہوئی تھی۔ باجی جی، آپ پینٹ بھی پہنتی ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو ماہم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتہ ہے، مجھے بہت شوق ہے پینٹ پہننے کا، چینو نے شرمار جا کر دوپٹے کا کونا منہ میں دبا کر کہا۔ تو وہ مسکرا دی۔ اگلی بار جب ہم شہر جائیں گے تو تمہارے لیے بھی لے آئیں گے۔ ہائے نہیں، ابا تو میری گردن دبا دے گا، چینو نے گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ ارسلان سفید کاٹن کے کرتا شلوار میں گاڑی کی چابی ہاتھ میں گھماتا خوشگوار اور لائٹ سے موڈ میں اوپر آیا تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اچھا، میں شہر جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، ارسلان نے پوچھا۔ اس وقت بھائی جی؟ چینو نے حیرت سے ڈھلتی شام کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، کچھ کام تو ہے، وہ سوالیہ نظروں سے ماہم کی طرف دیکھنے لگا۔ منگوانا تو؟ وہ شرارت سے چینو کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ کچھ بھی نہیں، وہ کھلکھلا کر ہنس دی، جیسے بہت دور چاندی کی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ تبھی سڑک کی طرف سے چھوٹا سا قافلہ آتا نظر آیا۔ ماہم سامنے کی دیوار کے پاس آ گئی۔ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی، ایک اونٹ کے مہار تھامے لمبا چوگا پہنے، دوسرے ہاتھ سے کوئی ساز بجاتا بہت اونچی آواز میں گا رہا تھا۔ اس کی آواز میں سوز تھا۔ اس کی بلند ہوتی آواز شام کے سناٹے کو چیرتی ہر طرف بکھر رہی تھی، جیسے ساری فضا اس آواز کی لپیٹ میں آ گئی ہو۔ میرے ہاتھ کٹورا اے مانگاں دا، میرا پیر ولی ان راواں دا، شانہ والیاں پیرا پیرا ہو پیرا۔ یہ تو میں نے حارث کے پاس سنا تھا۔ ماہم نے مڑ کر ارسلان کی طرف دیکھا۔ ہاں، آج کل بہت مقبول ہے یہ گیت، جبکہ یہ گیت صدیوں سے ان فضاؤں میں رچا ہے۔ میرے بچپن بلکہ بی بی جان کے بچپن سے یہ گیت ان قافلوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگ پیر سائیں کے دربار پر منتیں مانگنے جا رہے ہیں، بس چہرے بدل جاتے ہیں، یہ سفر یوں ہی رہتا ہے۔ میرے ہاتھ گریدیاں ٹھوٹیاں، میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں۔ اوکے ماہم، پھر میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے رکا، مگر وہ چپ چاپ دیوار پر کوہنی ٹکائے باہر دیکھتی رہی۔ میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں، نی میں پیر مناون چلیاں، شانہ والیا پیرا۔ قافلہ گزر گیا تھا، مگر فضا میں اب تک اس گیت کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ارسلان کی گاڑی کو بہت دور ایک ہیولے کی شکل میں گم ہوتے دیکھا۔ باجی جی، او باجی جی، چینو اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ باجی جی، بارش آ گئی ہے۔ تبھی اسے احساس ہوا بوندا باندی ہو رہی تھی اور ہوا بہت تیز تھی، پورا آسمان کالی گھور چادر میں لپٹا تھا۔ آندھی بھی ہے جی، آپ اپنے کمرے میں چلو، چینو نے جلدی جلدی اس کا بستر لپیٹ کر کندھے پر رکھا۔ تائی اماں اور چینو جلدی جلدی چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔ ارسلان اور تایا جاوید بیٹھک میں چلے گئے تھے، بی بی جان بھی اندر چلی گئی تھی۔ تبھی ارسلان آ کر پنکھے اندر کرنے لگا، بوندیں اس کے وجود کو بھگو رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اڑتے دوپٹے اور دوسرے سے بالوں کو سنبھالتے ہوئے نہ جانے کیوں وہیں کھڑی رہی۔ ماہم، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، آندھی بہت زوروں کی ہے۔ ارسلان نے حیرت سے اسے وہیں کھڑے دیکھا تو پکار کر کہا۔ وہ تذبذب کے عالم میں کھڑی رہی، کمرے سے آنے والی روشنی اس کے آدھے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ارسلان کو وہ خوف زدہ سی لگی۔ ماہم، اندر امی کے کمرے میں چلی جاؤ۔ ارسلان نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا تو وہ چونک گئی۔ نہیں، چینو ہمارے کمرے میں سو جائے گی۔ دوپٹہ اڑ کر ارسلان کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ چینو، ارسلان نے ایک دم مڑ کر ادھر ادھر چیزیں سمیٹتی چینو کو پکارا۔ چھوڑو یہ سب، ماہم کے ساتھ اوپر جاؤ۔ چینو نے سب کچھ چھوڑا اور اس کے ساتھ اوپر آ گئی۔ وہ کچھ لمحے ماہم کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ چینو تو لیٹتے ہی غافل ہو گئی، مگر وہ پلنگ پر بیٹھی شوریدہ سر ہواؤں کی اکھاڑ پچھاڑ سنتی رہی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، مگر وہ خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی، بلکہ کھلی کھڑکی کے لرزتے پٹ اسے کچھ اور خوفزدہ کر رہے تھے۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ چینو، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں پکارا، یہ کھڑکی بند کر دو۔ چینو کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، اسے چینو کے وجود سے بھی خوف آ رہا تھا۔ کاش ہم تیمہ کے پاس چلے گئے ہوتے، نہ جانے اس وقت کیا سمائی کہ وہ چینو کو لے کر اوپر آ گئی۔ حالانکہ وہ اس وقت بھی خوفزدہ تھی۔ عین اسی لمحے لائٹ چلی گئی۔ چینو، اس نے پورے زور سے پکارا۔ کیا ہوا بیبی؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ چینو، لائٹ چلی گئی ہے، اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ ٹھہرو باجی، میں ابھی موم بتی لاتی ہوں۔ چینو جلدی سے بستر سے اتر کر باہر نکل گئی۔ نہ جانے کہاں مر گئی ہے، اسے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ عذرا، میری ماہم کا خیال رکھنا، سدرا نے عذرا کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ سدرا، ایسی باتیں مت کرو، شجاعت بھائی ڈاکٹر کو لے کر آتے ہی ہوں گے۔ نہیں عذرا، تم وعدہ کرو تم میری ماہم کو سنبھالو گی، اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہو گی۔ وہ میری بیٹی ہی تو ہے، عذرا نے اسے تسلی دی۔ تبھی بی بی جان کی نظر ڈری سہمی ماہم پر پڑی۔
अजरा माहम को परे ले जाओ। नहीं, हम मामा के पास रहेंगे। वो मचल गई, मगर वो उसे गोद में उठाकर दूसरे कमरे में ले आए। ताइम्मा, हमें बहुत डर लगेगा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, उसने सहमे हुए अंदाज में उन्हें रोका। ना मेरी चंदा बेटी, डरना नहीं, मैं अभी अरसलान को तुम्हारे पास भेजती हूँ। वो प्यार से कहकर बाहर निकल गई। तब कहीं नजदीक ही बहुत जोर से बिजली गिरी थी। 5 साला माहम ने चीखते हुए बाजुओं में चेहरा छुपा लिया। चीनो, कहाँ रह गई हो? उसने डरते डरते पांव बिस्तर से नीचे उतारे और आहिस्तगी से चलती दरवाजे तक आई। तभी बादल जोर से गरजे। वो डरकर भागी तो सीढ़ियों से पांव फिसल गया। उसने बमुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया था। उसके दरवाजे के पट जोर से बजे। मामा! वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर चीखी। माहम! उसी लम्हे अंधेरे में भारी मर्दाना आवाज गूंजी। अरसलान भाई! माहम ने डरते डरते पुकारा। माहम, कहाँ हो? गुप अंधेरे में बस आवाज उसकी रहनुमाई कर रही थी। अरसलान भाई! मामा ने दोबारा पुकारा था। डरो नहीं माहम, मैं हूं ना, हाथ आगे बढ़ाओ। अरसलान की नरम आवाज ने उसका हौसला बढ़ा दिया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। दूसरे लम्हे उसका हाथ अरसलान के मजबूत हाथ में था। उसे एकदम से तहफ्फुज का एहसास हुआ। टेक इट इजी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरो। वो उसके बाजू के सहारे एक एक सीढ़ी उतरती चली गई। तभी मध्यम सी रोशनी हो गई। क्या हुआ? ताइम्मा हाथ में लालटेन पकड़े खड़ी थी। उनके पीछे छीनो भी थी। माहम ताइम्मा से लिपटकर बुरी तरह रो दी। अरसलान ने तवील सांस लेकर लालटेन उनके हाथ से ले ली। वो उसे साथ लगाए लगाए तसल्लियां देती अपने कमरे तक ले गई। मैं शहर जा रहा हूँ माहम, चलोगी? वो उसके दिल बहलने के ख्याल से कह रहा था। वो बहुत मुजमहिल और पुजमुर्दा सी नजर आ रही थी। मुस्कुराहट के बगैर वो होंठ कितने अजीब लग रहे थे और उन्हें ऐसे जैसे आसमान पर काले घोर बादल आकर सितारे छुपा दें। जर्द लिबास में उसका चेहरा जर्द सा हो रहा था। अरसलान का बस नहीं चल रहा था कि वो कहाँ से रोशनियां चुराकर इन आंखों में भर दे। काश वो अब भी वही माहम होती जो जरा उदास होती थी तो वो उसे पूरे गांव की सैर करवाता, उसे अपने सारे खिलौने दे देता, खुद से घर कर कहानियां सुनाता। मगर अब ना तो उसके पास खिलौने थे और ना वो छोटी बच्ची थी कि कहानियों से बहल जाती। वो उसके साथ ही शहर आ गई। शहला, जेबा और हारस की पुरलुत्फ बातों की वजह से वो बहल ही गई कि पापा का फोन आ गया। इत्तेफाक से रिसीव भी माहम ने ही किया था। पापा की आवाज़ सुनते ही वो फूट फूट कर रो दी। उन्हें भी अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हुआ। कितनी ही देर उसे माजरत करते रहे और फिर वही इसरार के वापस आ जाओ। वो गुमसुम सी हो गई। अब ये हमारे इख्तियार में नहीं रहा, माहम ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ऊपर से एहसन का इसरार कि वो जल्द कोई फैसला करे। वो 2 दिन से ज़्यादा वहाँ ठहर ना सकी। दोबारा गांव आ गई। तायम्मा, हम गांव की सैर कर आएं? उसने दुपट्टे पर क्रोशे से बेल बनाती तायम्मा से पूछा। उनके पास ही अरसलान मुंह पर अखबार रखे लेटा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्होंने खुश दिली से कहा। वो तो बस उसे खुश देखना चाहती थी। मगर जाओगी किसके साथ? छीनो भी न जाने किधर निकल गई है। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। अरसलान, उन्होंने अरसलान के चेहरे से अखबार हटाया। जाओ माहम को गांव की सैर करवा लाओ। वो उठकर बैठ गया। वो तो ठीक है, मगर वो खामोश निगाहों से उसे देखने लगा, जो वाइट जीन्स पर रेड खुले से कुर्ते जिसके बाजुओं पर सिंधी कढ़ाई से बेलें बनी थी और हमरंग बड़े से दुपट्टे को शानों पर फैलाए खड़ी थी। ऐसे ठीक है? उसने मासूमाना सी अदा के साथ सर पर दुपट्टा ओढ़कर उसकी तरफ देखा था। वो बेख्तियार नजरें चुरा गया। अम्मी, छीनो आए तो उसे भी भेज दीजिएगा। अरसलान ने चप्पल पहनी और उसे साथ लेकर बाहर निकल आया। उसे यूं लगा था जैसे वो और माहम भरी दोपहर में कागज की कश्तियां लेकर सबसे नजर बचाकर बाहर निकले हों। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। माहम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आह बचपन, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। तुम्हें याद है माहम, वो सड़क अबूर करके नदी के पास आए थे। यहाँ इस पानी में हम कश्तियाँ तैराया करते थे और मामा बहुत डांटा करती थी, माहम ने खोए खोए लहजे में कहा। वो सुनहरी दिन झोंके की तरह उसे छूकर गुजरे थे। उसका दिल चाह रहा था कि उनका हाथ थाम ले, और मैं हमेशा अपनी कश्ती में पानी डाल दिया करता था कि कहीं तुम हार ना जाओ। वो एक छलांग में नदी अबूर कर गया था। उधर से आऊं? माहम ने उसकी तरफ इशारा किया जिधर चंद लंबी लंबी लकड़ियां रखकर गुजरने के लिए रास्ता बनाया गया था। वो तो टूट गया है, यहीं से आ जाओ, कुछ ज्यादा चौड़ी तो नहीं, अरसलान ने कहा और खुद मुंह मोड़कर पीपल की शाख तोड़ने लगा। माहम ने निगाहों से नदी की चौड़ाई को नापा, फिर आंखें बंद करके छलांग लगा दी। नदी तो पार हो गई, मगर पाँव फिसल गया। वो घुटनों के बल गिरी, मगर फौरन उठकर दोनों हाथ झाड़ने लगी। हमने पार कर ली, उसने खुश होकर बताया। जी, बहुत कमाल किया। वो बेख्तियार हंसा। आइए। माँ हमने कुछ आगे जाकर दोबारा मुड़कर देखा तो ठठक कर रुक गई। नन्हा सा बच्चा कमर पर उठाए, सर पर रोटियों की चंगेर रखे, वो औरत खरामा खरामा
नदी पर बने पुल से गुजर रही थी। माहम ने पाँव पटक कर गुस्से से उसे घूरा। वो जेरे लब मुस्कुराता हुआ भट्टी पे मकई के दाने भूनती औरत के पास जाकर पंजों के बल बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। औरत के गिर 3-4 बच्चे कमीज के दामनों में दाने भरे अपनी अपनी बारी के मुंतजर थे। माहम को देखकर शर्माने और सरगोशियां करने लगे। माहम ने मुस्कुराकर एक बच्चे को हाथ हिलाया तो वो दाने छोड़ छाड़ भाग गया। भट्टी में आग जल रही थी। बूढ़ी औरत ने मुट्ठी भर मकई उसमें डाली। उसके झुर्रियों ज़दा हाथ में पकड़ी दरांती बड़ी तेजी से दानों को उलट पलट रही थी। मकई के दाने चटक रहे थे। अरे मेरा पुत्र! बूढ़ी औरत सब छोड़ छाड़ उनकी तरफ पलटी और दोनों हाथ अरसलान के सर पर फेरकर लंबी उम्र की दुआ देने लगी। ऐ कौन है पुत्र? ये कौन है? उसने आंखों पर हाथ रखकर माहम को सर से पैर तक देखा। चाचे की बेटी है अम्मा, विलायत वाले चाचे की। अम्मा शायद ऊंचा सुनती थी, तभी अरसलान उसके कान में बड़े जोर से बोला था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह रज के सोनी है। अम्मा ने आगे बढ़कर उसके सर पर भी हाथ फेरा। माहम हैरान थी कि ना जान ना पहचान, फिर भी वही खुलूस वही दुआ उसके हिस्से में आई थी। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं, अरसलान ने ऊंची आवाज में कहा। ले पुत्र, दाने ते खा जा, अम्मा ने कहा तो अरसलान ने हंसते हुए उसकी चंगेर में से गरम गरम दानों की मुट्ठी भर ली और फिर सलाम करके आगे आ गया। अम्मा की धरांती कढ़ाई में दोबारा चलने लगी थी। लो, उसने दाने माहम की तरफ बढ़ाए। मुझे नहीं खाने। माहम को शायद नदी वाली बात याद आ गई थी, तभी मुंह फुलाकर बोली। तो वो हंस दिया। आई एम सॉरी। लो ना, भट्टी के दाने बहुत मीठे और मज़े के होते हैं। अरसलान ने आधी मुट्ठी उसके हाथ में खाली की। दाने गर्म थे। वो दोनों हाथों में उलट पलट करने लगी। वो मज़े से खाए जा रहा था। आपको गर्म नहीं लग रहे? माहम ने हैरत से पूछा। मोहतरमा, ये एक मेहनत कश के हाथ हैं, हर सर्दी गर्मी सहने वाले। माहम ने एक नज़र अपने सामने फैली चौड़ी हथेली को देखा। आप खुद क्यों ट्रैक्टर चलाते हैं? माहम ने पूछा। आप खुद को हम क्यों कहती हैं? सवाल गंदुम, जवाब चना। आपको क्या है? माहम ने तप कर कहा। नहीं, हमें तो कुछ नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। और जहाँ तक ताल्लुक है मेरे ट्रैक्टर चलाने का, तो मेरे दादा जान हमेशा फरमाया करते थे कि जिस किसान का पसीना उसकी ज़मीनों पर नहीं गिरता तो वो ज़मीनें बंजर होने लगती हैं। आए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। दूर से ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। मकानों की एक कतार अबूर करके वो दूसरी तरफ आए। यहाँ से खेतों का मंजर साफ नजर आ रहा था। ढोल पूरे जोर से बज रहे थे। बहुत से लोग भंगड़ा भी डाल रहे थे। ये क्या हो रहा है? माहम ने हैरत और दिलचस्पी से इस हंगामे को देखा। ये दो किसानों के दरमियान फसल की कटाई का मुकाबला हो रहा है। वो कुछ देर वहीं खड़े देखते रहे। कटाई आखिरी मरहले तक जा पहुंची थी। जीतने वाले के हाथों में तेजी उतर आई थी। अजीब दिलचस्प हंगामा था। आए आपको अपना बाग दिखाऊं। बाग तक जाते जाते उसने गांव की और भी बहुत सी चीजें दिखाई थी। गांव की मस्जिद, गांव का कुआं। ज्यादातर मर्द खेतों में जा चुके थे, जबकि औरतें तुंदही से घर के काम निपटा रही थीं। रास्ते में आती जाती बहुत सी औरतें, कोई कंधे पर चादर उठाए, कोई उपले थापती, हैरत और दिलचस्पी से उनकी तरफ देखती। बुजुर्ग खवातीन आगे बढ़कर अरसलान के सर पर हाथ रखती और माहम का सरतापा जायजा भी लेती। ये लड़कियां आपको देखकर दांतों में दुपट्टा क्यों दबा लेती हैं? माहम ने अचानक उसे पूछा। जवाबन चेहरे पर दर आने वाली मुस्कुराहट छुपाने के लिए अरसलान ने बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। लीजिए जनाब, ये है हमारा बाग। बाग से उठती कच्चे आमों के महककार ने उन्हें खुशामदीद कहा। मौसम बहुत खुशगवार था। रावी की तरफ से आती भीगी हवा में तेजी आई तो कच्चे आमों की महक कुछ और बढ़ जाती। माहम थके थके अंदाज में एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। भूख लगी है? अरसलान ने मुस्कुराकर पूछा तो उसने असबात में सर हिला दिया। अच्छा, 1 मिनट ठहरो। ये कहकर नदी फलांग कर दूसरी तरफ चला गया। तरबूज की बेलें फैली थी। उसने ठोंक बजाकर चंद तरबूजों को देखा, फिर एक तरबूज तोड़ लिया और इस स्नाह में वो जूता उतारकर जीन्स के पांचे टखनों तक चढ़ाकर नदी में पांव डालकर बैठ गई थी। नदी का ठंडा पानी गुदगुदी करता रवां दवां था। इसमें मेंढक भी होते हैं, उसने आते ही कहा। माहम ने झट पांव बाहर निकाल लिए, जबकि वो बड़े मजे से पैंट के पांचे चढ़ाकर उसके सामने पानी में पांव डालकर बैठ गया था। माहम ने मशकूक सी नजरों से पहले उसे और फिर नदी के साफ शफाफ पानी को देखा। उसकी स्याह आंखों में शरारत तैर रही थी, मगर वो दोबारा पानी में पांव डालने की हिम्मत न कर पाई थी। खज्जल सी होकर इधर उधर देखने लगी। अरसलान ने तरबूज पानी में ठंडा होने को रख दिया। कितनी देर वो इससे इधर उधर की बातें करता रहा। तरबूज पानी में तैरता आगे बढ़ने लगता तो वो दोबारा उसे अपने सामने कर लेता। ये आप हमें कभी तुम और कभी आप क्यों कहते हैं? माँ ने पूछा तो वो चुप सा हो गया। कभी इतनी दूर लगती हो कि बेख्तियार मुंह से आप निकल जाता है, और कभी उसने एक नज़र उसके गुलाबी चेहरे पर डाली थी, और कभी इतनी नज़दीक कि तुम भी तकल्लुफ लगता है। उसने पानी में तैरता तरबूज निकाला,
पास पड़ी ईंट पर मारकर 2 टुकड़े किए, एक माहम की तरफ बढ़ाया और दूसरा बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की 2 उंगलियों की मदद से सुरख गुदा निकालकर खाने लगा। जब माहम पर नजर पड़ी तो वह हैरत से कभी उसे तो कभी अपने हाथ में पकड़े टुकड़े को देख रही थी। वो खजल सा हो गया। ओ चाचा नूरे, अरसलान ने आवाज दी। दूसरी आवाज पर चाचा नूरा नदी के पार बने कच्चे कमरे से भाग आया। ओ अरसलान पुत्र, तभी उसकी नजर माहम पर पड़ी। अच्छा अच्छा, धी रानी भी आई है। वो खुश होकर बोला, चाचा तुम्हारे पास कोई चम्मच वगैरह होगा? हाँ है। वो भागा गया, थोड़ी देर में डोई उठा कर ले आया। चाचा जी, हमें तरबूज खाना है, अरसलान ने कहा। ओ अच्छा। वो दोबारा कमरे की तरफ आया, एक बड़ा सा छुरा और परात उठा लाया। उसने जल्दी जल्दी तरबूज की काशे की। भाई जी, ओ बाजी जी, चीनो भागी आ रही थी। भाई जी, वो बीबी जान कहती हैं सारा दिन इधर ही गुजार दोगे, रोटी नहीं खानी? खाना भी खा लेंगे, पहले तुम इधर से सलाद के लिए चीजें तोड़ लो और खरबूजे भी, अरसलान ने कहा तो वो भागती हुई चचा नूरे से एक टोकरी ले आई। ककड़ियां, टमाटर और खरबूजे तोड़कर टोकरी में रखकर उसने सर पर उठा ली। अरसलान उनके आगे चला जा रहा था। छीनों की जुबान हस्बे मामूल चल रही थी। ये बाग चौधरी साहब ने लगाया था और बाकी चीजें भाई जी ने लगाई हैं। सारे फ्रूट, फल, सब्जियां शहर वालों को भी जाती हैं। वो लोग तो ऐश कर रहे हैं भाई जी की वजह से। हर रोज ताज़ा दूध मक्खन जाता है। छीनो, बड़ी जुबान चलती है तेरी। अरसलान ने मुड़कर उसे घूरा। लो जी, मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? उसने मुंह बनाया। नदी फलांग कर अरसलान ने मुड़कर माहम की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमकती मुस्कुराहट। वो चिढ़कर छीनो का हाथ थामकर पुल की तरफ मुड़ गई। उसे यहाँ आए 2 माह हो गए थे। गर्मियां अपने पूरे अरूज पर थीं। एक बेकली सी उसके पूरे वजूद का अहाता किए रखती। हम यहाँ क्यों आए थे? लंबी जलती दोपहरों में वो खुद से उलझती रही। पापा हर फोन पर उसे वापस बुलाते। वो यहाँ से घबराकर शहर जाती तो एहसन की मुंतजिर निगाहें उसे मजीद नर्वस कर देती। वो खुद से लड़ती रहती, उलझती रहती। और एक वो था जिसकी निगाहों में एहतराम भी था और अपनायत भी, और होंठों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट भी, मगर जुबान पर चुप के ताले थे। क्यों नहीं वो कुछ कहता? अकेले कमरे में खुद से लड़ पड़ती। पिछले 2 दिन से वो शहर गया हुआ था। वो सारा सारा दिन उसकी मुंतजर रहती। सब लोग सो गए थे। वो भी कितनी ही देर पलंग पर करवटें बदलती रही, फिर तंग आकर बाहर निकल आई। जलती दोपहर में वो जले पाँव की बिल्ली की तरह घूमने लगी, कमरों में, बड़े बड़े बरामदों में। फिर वो बरामदे में रखे मुड़े पर आ बैठी। न जाने कब उस शख्स की हमराही की ख्वाहिश हमारे दिल में जागी। शायद रोज़े अज़ल से, या शायद उस दिन से जब हम डर गए तो उसके मजबूत हाथ का लम्स हमें हर खौफ से बेनियाज कर गया। अब हम मुंतजिर हैं और वो बेखबर। उसने अनार के पेड़ पर बैठी चिड़िया को देखा। ज़ेबा कहती थी, महामापी उस शख्स की मोहब्बत समंदरों जैसी, गहराई और बारिश के पहले कतरे जैसी पाकीज़ा है। उनसे बढ़कर कोई आपको चाह ही नहीं सकता, मेरा भाई भी नहीं। मगर हमें तो लगता है वो शख्स पत्थर है, हर एहसास से आरी, बेहिस। उसने बेबसी से उंगलियां चटकाईं। क्यों किया ज़ेबा तुम लोगों ने ऐसा? क्यों हमें एहसास दिलाया कि वो हमेशा से हमारा मुंतजिर था? माँ, हम यहाँ क्यों बैठी हैं? अरसलान ने हैरत से पूछा। आप? वो चौंक गई। आप आ गए अरसलान भाई? अजब सरखुशी उसके वजूद पर छा गई थी। इस बार बहुत दिन लगा दिया आपने। नहीं, 2 ही तो दिन हुए हैं। मगर तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठी हो? वो उसकी बेताबी नजरअंदाज करके पूछने लगा। बस ऐसे ही। वो एक लम्हे के लिए चुप हो गई। हमने आपको बहुत मिस किया था, वो पलकें झुकाकर बोली। अच्छा? अरसलान ने एक लम्हे के लिए गुलाब चेहरे पर चमकते पसीने के कतरों को देखा। हम अकेले बोर हो रहे थे तो फोन कर लिया होता, वो सादगी से कहकर बीबी जान का पूछने लगा। अंदर हैं? उसने आहिस्तगी से कहा तो वो उसे भी अंदर आने का कहकर आगे बढ़ गया। वो बेयकीनी से उसकी चौड़ी पुश्त पर नजरें जमाए खड़ी रही, फिर भागती हुई ऊपर चली गई। शाम को छीनो उसे कई बार बुलाने आई, मगर वो नीचे नहीं उतरी। नहाने से पहले सर पर तेल जरूर लगवाना, बिल्कुल ही रूखे हो गए हैं तुम्हारे बाल। अजरा बेगम ने उसे तौलिया कंधे पर रखे बाथरूम की तरफ जाते देखा तो कहा। साथ ही छीनो को आवाज देकर तेल की शीशी लाने को कहा। अरसलान मुड़ा खींचकर चारपाई के पास बैठ गया। माहम कहाँ है? उसने तौलिया कंधों पर फैलाते हुए पूछा। ऊपर ही है। अजरा बेगम ने तेल उसके सर पर मलना शुरू किया। अरसलान, माहम आजकल बहुत परेशान है, उन्होंने तफक्कुर से कहा। महसूस तो मैंने भी किया है अम्मी, मेरा ख्याल है वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई। हो सकता है। मैं सोच रही हूँ अब शुजात भाई से बात कर ही लूँ, उन्होंने कहा तो वो चुप सा हो गया। अम्मी, मेरा ख्याल है आप रहने दें। क्यों? वो हैरान रह गई। आप देख तो रही हैं वो यहाँ खुश नहीं है। अरे, अगर यहाँ खुश नहीं है तो तुम उसे शहर ले जाना। मुझे तो बस तुम लोगों की खुशी अजीज है। बस मैं जल्द ही बात कर लूंगी भाई शुजात से, उन्होंने कतई लहजे में कहा तो वो झिंझला गया। कमाल करती हैं अम्मी आप भी। वो कोई गांव की पली बड़ी दब्बू सी लड़की नहीं है जो चुपचाप उस खोंटे से बन जाए जिससे आप लोग चाहें। वो अपने फैसले खुद कर सकती है।
तो फिर क्या करूं मैं? उन्हें गुस्सा आ गया। अम्मी आप कुछ दिन इंतजार कर लें, पहले मैं उससे बात कर लूं। उसने कुछ सोचते हुए कहा, क्या बावले हो गए हो? भला ऐसा भी हुआ है कभी? उन्होंने उसके सर को टहुका दिया। अम्मी, अब वो आपका जमाना नहीं रहा, वो आज के दौर की बाशऊर लड़की है। अच्छा, पर अपने बाप और बीबी जान को खबर ना होने देना। उन्होंने कुछ सोचकर इजाजत दी। तभी माहम आ गई। आओ माहम, अजरा बेगम ने प्यार से पुकारा। वो अरसलान को यकसर नजरअंदाज करके उनके पास आ गई। अरसलान ने एक नजर उसके मुजमहिल से चेहरे को देखा और तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गया। न आप चलते न देते हैं रास्ता हमको, थकी थकी सी ये शामें, ये ऊँघते सुलगते और जलते हुए दिन, रगे जां को काटते लम्हात। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? क्यों आए थे हम इस देश में? सिर्फ दर्द के मोती समेटने। वो अपने घुटनों पर सर रखे रोए जाती। पापा का इसरार बढ़ता जा रहा था और एक दिन उन्होंने कहा कि वो टिकट भेज रहे हैं। वो सुनकर गुमसुम सी हो गई। हाँ तो ठीक ही है, किसके लिए रुके? उसके लिए जो रगे जान से भी ज्यादा करीब है, मगर जलते हुए सूरज जैसा, छूना चाहे तो हाथ जल जाएं। काश उसने दूर उड़ती हुई खूंजों की कतार को देखा। काश मामा आप हमारे पास होती, हम आपको सब बताते, आपकी गोद में सर रखकर बहुत सा रोते, सब कुछ कह देते आपसे। हम क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं। यस, दरवाजे पर दस्तक के जवाब में उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। माहम, अरसलान की आवाज़ पर उसने बेख्तियार पलटना चाहा, मगर खुद पर काबू पाकर यूं ही खिड़की से बाहर झांकती रही। माहम, उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि उसका दिल धड़क उठा। जी। वो मुंतजिर थी, मगर जवाब एक गहरी चुप थी। आपको बीबी जान बुला रही हैं। वो बहुत आहिस्तगी से कहकर बाहर निकल गया। माहम ने मुड़कर बंद दरवाजे को देखा और फिर खिड़की के पट पर सर टिकाकर रो दी। क्यों हो जाता हूँ मैं इतना कमज़ोर? क्यों नहीं कह सकता मैं उससे कि मेरी ज़िंदगी में खुशी का दूसरा नाम माहम है? माहम जो सरतापा हुस्न है, चांदनी से बना पैकर, अपने निस्यां के पहले कतरे जैसी पाकीज़ा, और मैंने उसका सदियों इंतज़ार किया है, मगर वो किसी दूर देश की शहज़ादी है जिसे आखिर लौट जाना है। और मैं डरता हूँ कहीं मैं उसके दर पर सदा लगाऊं तो वो मगरूर शहज़ादी मेरे कासाए दिल में इनकार के सिक्के डालकर चढ़ते सूरज की सरजमी पर लौट ना जाए। और मुझे ठुकराए हुए और टूटे हुए अरसलान से डर लगता है। गुस्सा गुबार की तरह उसके दिमाग पर चढ़ा था। ताइम्मा, हम वापस पापा के पास जा रहे हैं। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को इस फैसले के लिए तैयार किया था। सब उसके अचानक फैसले पर शशदर रह गए थे। क्या हुआ पुत्र, दिल नहीं लगा? ताया जान ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा तो उसकी आंखें डुबडुबा गईं। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को इन नमकीन पानियों में डूबने से बचाया था। ठीक कहा ताया जान, हमारा वाकई यहाँ दिल नहीं लगा। उसने दानिस्ता खुद को अरसलान की तरफ देखने से रोका था। उसकी बात पर अरसलान की आंखें बुझ सी गईं। हालांकि सारा फसाद इस दिल का ही तो है। हम परसों यहाँ से शहर जाएंगे, उसने कतई लहजे में कहा और इन सब की तरफ देखे बगैर ऊपर चली गई। हाँ ठीक है ना, आखिर कब तक हम झोली फैलाए चंद सिक्के इकरार की आस में बैठे रहेंगे? जाने कहाँ है उसकी समंदरों जैसी गहरी मोहब्बत का। अम्मा जान उसे मामा का सारा जेवर देने पर इसरार कर रही थी, जो अब तक उनके पास रखा था। नहीं बीबी जान, आप उन्हें अपने पास ही रखें, हमें इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं। दर्द के मोती हम जो ले जा रहे हैं वो इनसे ज्यादा अनमोल हैं। मगर बेटी, ये सब तुम्हारी अमानत है। ताई अम्मा की आवाज बार बार बढ़ा जाती, हसरत से उसका चेहरा तकती। शाम को उसे जाना था। बीबी जान और ताई अम्मा गाँव में किसी फौदगी में गई थी। वो न जाने क्या सोचकर अरसलान के कमरे में आ गई। माहम आप, वो उसे देखकर खड़ा हो गया। जी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके कमरे में क्या करने आई है। चुपचाप हाथ की उंगलियां मरोड़ती रही। हम जा रहे हैं, न जाने कैसे उसके मुंह से निकला था। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसे मालूम तो है कि हम जा रहे हैं। वो पछताने लगी। माहम, भारी गंभीर आवाज पर वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। उसने कुछ कहने को लब खोले, फिर सख्ती से लब भींच कर रुख मोड़ गया। नहीं अरसलान, अपनी बात खोने का क्या फायदा? उसने खुद को सरजंश की। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वो बिला वजह मेज पर किताबें ठीक करने लगा। और कुछ? एक आखिरी उम्मीद के सहारे माहम ने पूछा। कह दो कि माहम रुक जाओ। माहम का दिल दुहाई दे रहा था। और कुछ नहीं। आप, माहम ने दोनों मुट्ठियां भींची, आप कभी कुछ नहीं कह सकते। उसने दांत पीस कर कहा और रास्ते में आई छोटी सी टेबल को ठोकर से पीछे करती बाहर निकल गई। और वो यूं ही खड़ा उसकी बात पर गौर करता रहा। बाजी जी, क्या कर रही हो? चीनों ने उसे अफरा तफरी में सामान समेटते देखकर परेशानी से पूछा। हम जा रहे हैं। उसने गुस्से में सब ठूंस ठांस कर जिप बंद की। बीबी जान को तो आने दें, या भाई जी को साथ ले लें, अकेली कैसे जाएंगी? चीनू ने दुहाई दी। भाई जी? वो दांत पीसकर उसकी तरफ मुड़ी। सुनो चीनो, हम जा रहे हैं। उसने एक झटके से बैग खींचा। और अपने उन भाई जी से कहना कि इन जमीन और फसलों से ज्यादा अहम इंसान होते हैं, उनसे बाहर निकल कर देखें, जिंदगी उनसे ज्यादा खूबसूरत चीज का नाम है। वो ये कहकर बाहर निकल गई। चीनू हक्का बक्का खड़ी देखती रह गई, फिर सरपट अरसलान के कमरे की तरफ दौड़ी। बहुत सी अनकही बातें,
जो तेरे बिन अधूरी हैं, रुपहली चांदनी रातें जो तेरे बिन गुजारी हैं, कभी तुमको बुलाती हैं, कभी तुमको सुनाती हैं, वो तेरे हिजर के किस्से, महकी सावन की बरसातें, बहुत से बीत गए मौसम, सुनी हैं बहुत गलियां, तुम्हें अब भी बुलाती हैं, आंगन में खिली कलियां। भाई जी बाजी जी चली गई। कहाँ चली गई? वो एकदम सीधा हुआ। वो जी शहर चली गई हैं। किसके साथ? वो जी अकेली चली गई हैं और पैदल। और भाई, वो कह कर गई हैं कि अपने भाई जी से कहना कि अपनी ज़मीन और फसलों से बाहर निकला करें। ओ नहीं जी, उसने माथे पर हाथ मारा। वो कहती थी कि इनसे ज़्यादा अहम इंसान होते हैं और इन ज़मीन और फसलों से ज़्यादा खूबसूरत होती है ज़िंदगी। वो तेज़ी से बाहर की तरफ लपका था। ये मशगला है किसी का, न जाने क्या चाहिए, न फासलों को मिटाए न फैसला चाहिए। मेरी बिसात क्या है, मैं तो हूँ बरगे आवारा, उड़ा के ले जाए मुझको जिधर हवा चाहे। इतना लंबा सफर और तन्हा। उसने जूते की नोक से सड़क पर पड़े कंकर को ठोकर मारी। और हम शायद आगाज ही में थक गए हैं। उसने बहुत दूर तक जाती तपती सड़क पर एक थकी हुई निगाह डाली। झूठ कहती थी शैला और ज़ेबा, समुद्रों जैसी गहरी, बारिश के पहले कतरे जितनी पाकीज़ा। ऐसी होती हैं मोहब्बतें, अनापरस्त खुदगर्ज। उसने भला कहाँ सीखा होगा हारना, मगर हम उसे हराना कब चाहते थे। बस एक बार कह देता माहम रुक जाओ, हम रुक जाते। मगर कैसा कठोर था कि माहम माहम, वो लंबे लंबे डग भरता उसके पास आया था। उसने आंखें झपक झपक कर आंसुओं को अंदर उतारा, मगर रुकी नहीं। माहम कहाँ जा रही हो? हाय रे मासूमियत, आपको क्या, कहीं भी जाएं। उसने बार बार सामने आने वाली लट को सख्ती से बैंड में उड़सा। अच्छा रुको, तो इतनी गर्मी है, मैं गाड़ी में छोड़ आता हूँ। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर एकदम सामने आ गया। उसे रुकना पड़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान मत करें हमारी ज़ात पर। उसने साइड से निकलना चाहा। ये एहसान तो नहीं। वो दोबारा सामने आ गया। रास्ता छोड़ें, वो तमतमाए चेहरे के साथ बोली। तुम्हारा हर रास्ता तो मुझ तक आता है। उसकी आंखें बोल रही थीं। हमारा और आपका रास्ता हमेशा से अलग है। वो चिढ़कर बोली। चलो, रास्ते अलग से ही मंजिल तो एक है। उसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आ ठहरी थी। खुश फहमी है आपकी, उसने कतरा कर कहना चाहा। वो फिर सामने आ गया। आप चाहते क्या हैं? उसे गुस्सा आ गया। अब क्यों रोक रहा है? मोहतरमा, आप अपना शोल्डर बैग घर भूल आई हैं। उसने अचानक कहा तो उसे याद आया कि सारी रकम तो उसी बैग में है। किराया दूं? उसकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। मुझे आपसे कुछ भी नहीं लेना। वो साइड से निकल गई। तभी जूते का नाजुक सा स्ट्रैप निकल गया और उसने बाजू से थाम कर उसे गिरने से बचाया था। अब कैसे जाएंगी? उसकी मुस्कुराहट माहम को कुछ और चिढ़ा गई। हम अब भी जाएंगे, वो हठधर्मी से बोली। दोनों जूते उतार कर हाथ में पकड़ लिए। तपती जमीन पर पांव रखते ही जैसे जान निकल गई, मगर जब्त कर गई। अच्छा चलो, ये स्लीपर पहन लो। उसने अपने स्लीपर उतारे। खुदगर्ज, अनापरस्त, कठोर। वो जहरीला बुड़बुड़ाती आंखों में दर आने वाला पानी सख्ती से पीछे धकेलती आगे बढ़ गई। मोहतरमा, ये इतने सारे खिताब देकर आप जा कहाँ नहीं हैं? वो दोबारा रास्ते में खड़ा था। ठीक है, मैं हूँ अनापरस्त, मगर मोहब्बतों में तो अना होती ही नहीं। किन मोहब्बतों की बात कर रहे हैं आप? वो तुनक कर बोली। वो ही जो मुझे तुमसे है। गंभीर आवाज का जादू। वो उसकी तरफ झुकते हुए, उसकी भीगी आंखों में झांकते हुए धीरे से बोला। वो बैग पटक कर दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो दी। ये सब आप घर में नहीं कह सकते थे? वो चीख कर बोली। हाँ, कह तो सकता था। वो नदामत से सर खुजाता हुआ बोला। मगर मुझे खौफ था कहीं तुम इनकार ना कर दो। और खुद ही मफरूजे कायम करते रहे। उसने हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए। बस यार, देहयाती सा बंदा हूँ, क्या करता। बस इजहार का तरीका ही नहीं सूझता था। तुम ये तो पहनो, देखो पाँव कैसे सुर्ख हो गए हैं। आपके पाँव भी तो जलेंगे। वो स्लीपर पहनते पहनते मासूमियत से बोली। मोहतरमा, ये किसान के पाँव हैं। उससे सीने पर हाथ मारकर फखरिया लहजे में कहा। जलते सूरज ने भी ये मंजर बड़ी हैरानी से देखा था, जब वो अपने नाजुक से पाँव में बड़े बड़े स्लीपर घसीटती जा रही थी, जिससे बार बार उसके पाँव निकल जाते थे। और उसके साथ वो ऊंचा लंबा देहाती नौजवान अपने नंगे पाँव धरती के सीने पर मजबूती से जमाए चला जा रहा था। और दोनों के होंठों पर अलवही सी मुस्कुराहट आ ठहरी थी।